तुम एक ऐसे बंदे थे जिसके पास हजारों फ्लैट्स और प्रॉपर्टीज थी, पूरा रेंट एम्पायर था। लेकिन तुम्हारी शो ऑफ पसंद एक्स गर्लफ्रेंड को लगा कि तुम बस सोसाइटी के रेंट कलेक्ट करने वाले स्टाफ हो। उसने बिना कुछ समझे, बिना सेकंड थॉट के सीधे ब्रेकअप कर लिया। और सच कहें तो तुम्हें भी लगा कि चलो अब लाइफ टेंशन फ्री मोड में कटेगी। लेकिन डेस्टिनी ने तो पूरा प्लॉट ट्विस्ट रेडी कर रखा था। एक दिन जैसे ही तुमने अपने घर का दरवाजा ओपन किया, सामने खड़ी लड़की को देखकर लिटरली फ्रीज हो गए। इतनी खूबसूरत कि कुछ सेकंड्स तक ब्रेन ही प्रोसेस नहीं कर पाया। तभी अचानक एक छोटी सी प्यारी बच्ची भागती हुई आई और तुम्हारी टांगों से लिपटकर मीठी सी आवाज में बोली, डैडी। ये सुनकर तुम्हारा पूरा सिस्टम हैंग हो गया। तुमने हैरानी से उस खूबसूरत लड़की की तरफ देखा और बोले, एक्सक्यूज मी, ये? लेकिन तुम्हारी बात पूरी होने से पहले ही उसने अपने बैग से एक फाइल निकाली और तुम्हारे हाथ में दे दी। ये डीएनए रिपोर्ट है, तुम इसके डैडी हो। तुमने रिपोर्ट खोली। ऊपर का साइंटिफिक डेटा तो ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन नीचे लिखा हुआ 99% पेरेंटेज प्रोबेबिलिटी साफ दिख रहा था। कुछ देर तक तुम बस रिपोर्ट को घूरते रहे, फिर धीरे से खुद से बोले, मतलब मेरी बेटी है? लड़की ने हल्का सा आई रोल किया और बोली, पहले हमें अंदर आने दोगे? तुम तुरंत रियलिटी में वापस आए और साइड हटते हुए बोले, हाँ हाँ प्लीज कम इन। फिर नीचे झुककर बच्ची से प्यार से कहा, प्रिंसेस पहले अंदर चलते हैं, ओके? बच्ची ने शर्माते हुए सिर हिला दिया। कुछ देर बाद सब लिविंग रूम में बैठे थे। अब लड़की ने अपना सनग्लासेस उतारा और तुम उसे फिर से देखते रह गए। सीरियसली, इतनी खूबसूरती शायद सिर्फ मूवीज में देखी जाती है। तुम्हें यूं घूरते देखकर वो थोड़ी ऑकवर्ड हुई और बोली, मेरा नाम अन्यायी है। अगर अभी भी डाउट है तो 4 इयर्स पहले सेंट्रल होटल वाली रात याद है? ये सुनते ही तुम्हारा चेहरा सीरियस हो गया। तुमने तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल याद है, शायद पूरी लाइफ नहीं भूल पाऊंगा। अन्यायी ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे पता चला था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन टोंग टोंग तुम्हारी बेटी है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसका ख्याल रखो। इतना कहते हुए उसकी आंखों में हल्की उदासी आ गई। आखिर इतने सालों में तुम उसके लाइफ के पहले आदमी थे और अब उनके बीच एक बच्ची भी थी। तुम तुरंत बोले, तुम टेंशन मत लो, टोंग टोंग मेरी बेटी है, मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। और वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड अब एक्स बन चुकी है। ये सुनते ही अन्यायी के दिल में हल्की सी खुशी दौड़ गई, लेकिन चेहरे पर काम एक्सप्रेशन रखते हुए उसने पूछा, ब्रेकअप क्यों हुआ? तुम कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक जैसे पुराने मेमोरीज दिमाग में फ्लैश होने लगे। फिर तुमने एक्स गर्लफ्रेंड की सारी बातें बता दी, कैसे उसने तुम्हें गरीब समझकर छोड़ दिया, और फिर धीरे से जोड़ दिया। सच कहूं तो मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। ये सुनकर अन्यायी की नजरें बदल गईं। मुझे नहीं भूले? उसने थोड़ी शिकायत भरी आवाज में कहा, तो फिर ग्रेजुएशन के बाद गर्लफ्रेंड क्यों बना ली? तुम हल्का सा मुस्कुराए। अगर मैं कहूं कि तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहा था तो मानोगी? अन्यायी कुछ सेकंड्स तक चुप रही। तुम आगे बोले, उस रात मुझे तुम्हारा चेहरा भी ठीक से याद नहीं था, बस एक धुंधली सी इमेज थी। फिर किसी ने प्रपोज किया और मैंने सोचा शायद नई रिलेशनशिप शुरू करने से तुम्हें भूल पाऊंगा। ये सुनकर अन्यायी के दिल में गिल्ट भी आया और एक अजीब सी मिठास भी। उसे एहसास हुआ कि इतने साल बाद भी तुम उसे नहीं भूले थे। माहौल थोड़ा इमोशनल हो गया था, इसलिए तुमने टॉपिक चेंज करते हुए पूछा, वैसे तुम करती क्या हो? ये सुनकर अन्यायी का एक्सप्रेशन देखने लायक था। क्या मतलब करती क्या हूँ? उसने डिसबिलीफ में पूछा। तुमने मुझे कभी देखा नहीं? तुम ऑनेस्टली कंफ्यूज थे। मुझे देखना चाहिए था क्या? अन्यायी ने माथा पकड़ लिया। तुम टीवी नहीं देखते? अब तुम्हारी बारी थी ऑकवर्ड होने की। सिर खुजलाते हुए बोले, सच कहूं तो मेरी पूरी अटेंशन हमेशा स्टडीज पर रही, टीवी देखने का चांस ही नहीं मिला। अन्यायी मन ही मन सोचने लगी, ये तो पूरा बुकवर्म निकला। फिर उसने कहा, खुद सर्च करके देख लो। तुमने तुरंत फोन निकाला और उसका नाम सर्च किया। अगले ही सेकंड तुम्हारी आंखें चौड़ी हो गई। अरे वाह, तुम तो सेलिब्रिटी हो। अन्यायी ने तुम्हें एक बड़ा सा आई रोल गिफ्ट किया। फिर टाइम देखकर बोली, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, टोंग टोंग को तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ, काम खत्म करके वापस आ जाऊंगी। तुमने तुरंत जवाब दिया, रिलैक्स सुपरस्टार, टोंग टोंग मेरी बेटी है, उसे कभी दुख नहीं होने दूंगा। ये कहकर तुमने बगल में सो रही छोटी टोंग टोंग के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तभी वो उड़ गई। अन्यायी ने उसे प्यार से गले लगाया। टोंग टोंग, मॉमी को थोड़ा काम है, तुम डैडी के साथ रहोगी, ओके? मॉमी काम खत्म करके वापस आएगी। टोंग टोंग ने मासूमियत से पूछा, मॉमी आप कब वापस आओगी? अन्यायी कुछ पल सोचकर बोली, हर वीक एक बार मिलने आऊंगी, प्रॉमिस। टोंग टोंग मुस्कुराकर बोली, पिंकी प्रॉमिस? अन्यायी हंस पड़ी और उसके सिर पर किस कर दिया। फिर तुम्हारी तरफ मुड़कर बोली, टोंग टोंग स्पाइसी फूड नहीं खा सकती, ज्यादा स्वीट्स भी मत देना, और सोने से पहले उसे स्टोरी सुनानी पड़ती है वरना नींद नहीं आती। तुमने कॉन्फिडेंस से सिर हिलाया। डन, सब याद रहेगा। तभी अन्यायी ने अपने बैग से बैंक कार्ड निकाला और तुम्हारी तरफ बढ़ाया। तुम अभी फ्रेश ग्रेजुएट हो, ये रख लो, टोंग टोंग के काम आएगा। तुमने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। नो वे, मेरे पास पैसे हैं मेरी बेटी कभी भूखी नहीं रहेगी। लेकिन अन्यायी को तुम्हारी असली फाइनेंशियल कंडीशन पता नहीं थी। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट के हिसाब से तुम बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, इसलिए उसे लगता था कि तुम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो। उसने कार्ड सीधे टोंग टोंग के हाथ में पकड़ा दिया। प्रिंसेस, ये कार्ड डैडी के लिए संभाल के रखना, जब जरूरत पड़े तो देना। टोंग टोंग खुशी से बोली, ओके मम्मी। और इससे पहले कि तुम कुछ बोल पाते, अन्यायी बाय बोलकर तेजी से निकल गई। नीचे जाकर वो अपनी नैनी वैन में बैठी। अंदर उसकी मैनेजर चेंजिंग और असिस्टेंट लियू यांग पहले से बैठे थे। चेंजिंग ने पूछा, तुमने सच में टोंग टोंग को उस आदमी के पास छोड़ दिया? लियू यांग भी बोली, सीरियसली सिस्टर, उसने इतने साल तुम्हें ढूंढा तक नहीं और ऊपर से गर्लफ्रेंड भी बना ली थी। अन्यायी हल्का सा मुस्कुराई। तुम दोनों गलत समझ रही हो, उसे मेरा चेहरा याद ही नहीं था और उसने मुझे ढूंढने की कोशिश भी की थी।
सारी बात सुनने के बाद चेंजिंग ने लंबी सांस ली। पहले लगा था कि वो प्लेबॉय है, लेकिन अब तो लगता है काफी लॉयल निकला। एंड म्याओई खिड़की से बाहर देखते हुए चुप हो गई। उधर घर में तुम्हारी पूरी अटेंशन अब टोंग टोंग पर थी। तभी छोटी सी आवाज आई, डैडी। टोंग टोंग को भूख लगी है। तुम तुरंत मुस्कुराए। बस अभी डैडी सुपर टेस्टी खाना बनाता है। टोंग टोंग ओबीडियंट मोड में टीवी देखने बैठ गई। थोड़ी देर बाद तुमने उसके लिए एग कस्टर्ड, टोमेटो एग फ्राई और बिटर गोर्ड एग स्टर फ्राई तैयार कर दिया। खाने की टेबल पर डिशेस देखकर टोंग टोंग की आंखें चमक उठी। वाओ डैडी, इतने सारे डिशेस, मैं अकेले नहीं खा पाऊंगी। डैडी भी मेरे साथ खाओ। तुम हंस पड़े। ऑफ कोर्स डैडी भी खाएगा। डिनर के बाद सफाई करते करते रात हो गई। क्लॉक ने 8:30 दिखाया। तुमने टोंग टोंग से पूछा, प्रिंसेस अब सोना है या थोड़ी देर और खेलना है? टोंग टोंग ने सीरियस फेस बनाकर सोचा और बोली, थोड़ा और प्ले कर सकती हूँ। तुमने हंसते हुए कहा, ओनली 30 मिनट्स। उसके बाद स्लीप टाइम। टोंग टोंग ने तुरंत सल्यूट मार दिया। यस डैडी। आधे घंटे बाद असली चैलेंज शुरू हुआ। टोंग टोंग बेड पर बैठी थी और स्टोरी सुनने का इंतजार कर रही थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि तुम्हें बच्चों वाली स्टोरीज याद ही नहीं थी। तुम्हें तो सिर्फ मार्शल आर्ट्स और एक्शन स्टोरीज आती थी। आखिर तुमने पूछ लिया, मम्मी कौन सी स्टोरी सुनाती थी? टोंग टोंग ने सोचा, बेर वाली स्टोरी और भी बहुत सारी, लेकिन याद नहीं। फिर उसने शक वाली नजरों से तुम्हें देखा। डैडी को स्टोरीज नहीं आती, अब तुम्हारी हालत खराब। आखिर तुमने कहा, स्टोरी नहीं, लेकिन डैडी सॉन्ग सिखा सकता है। टोंग टोंग ने कुछ सेकंड सोचा और बोली, ठीक है, फिर मैं सीखकर मम्मी को सुनाऊंगी। बस फिर क्या था, अगले आधे घंटे तक तुम उसे बार बार सॉन्ग सिखाते रहे। आखिर में जब उसने पूरा सॉन्ग खुद गाया तो गर्व से सिर उठाकर बोली, डैडी कैसी थी मेरी सिंगिंग? तुमने उसके गाल पर किस किया? अमेजिंग, मेरी प्रिंसेस तो सुपरस्टार निकली। फिर उसे ब्लैंकेट उड़ाते हुए बोले, अब सो जाओ, कल डैडी तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाएगा। टोंग टोंग खुशी से उछल पड़ी। ये अम्यूजमेंट पार्क? अगले ही पल वो एक्साइटमेंट में ही सो गई। दूसरी तरफ अगली सुबह एन म्याओई अपनी मैनेजर चेंजिंग और असिस्टेंट के साथ वॉन्शेंग एंटरटेनमेंट पहुंची। चेयरमैन ऑफिस में पहले से लियू यांग नाम का एक आदमी बैठा था। पिछले 2 सालों से कंपनी उसी के कंट्रोल में थी। एन म्याओई की ब्यूटी देखकर वो पहले ऑब्सेशन में पड़ा, फिर प्रपोजल, फिर प्रेशर और अब हरासमेंट तक पहुंच चुका था। लेकिन एन म्याओई ने कभी उसे इंपॉर्टेंस नहीं दी। उधर तुम भी सुबह जल्दी उठ गए। रनिंग तुम्हारी पुरानी हैबिट थी। टोंग टोंग अभी भी गहरी नींद में थी, इसलिए तुम क्वाइटली बाहर निकल गए। रास्ते में पड़ोस की जांग आंटी मिल गई। उन्होंने हंसते हुए पूछा, अरे लैंडलॉर्ड बाबू, आज सुबह सुबह कहाँ? तुम मुस्कुराए। घर में बैठकर बोर हो रहा था तो थोड़ा वर्कआउट करने निकल गया। कॉलोनी के लोग तुम्हें देखते ही प्यार से लैंडलॉर्ड बुलाते थे, और वजह भी थी। पूरा गार्डन कम्युनिटी तुम्हारे फैमिली का था। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी और तुम्हारी सिस्टर ये की ओनरशिप में और भी कई प्रॉपर्टीज थी। मम्मी डैडी ने तुम्हारे 18 इयर्स पूरे होने पर सब कुछ बच्चों के नाम कर दिया था। खुद तो फॉरेन ट्रिप के नाम पर दुनिया घूमते रहते थे। रन खत्म करके तुम ब्रेकफास्ट लेकर घर लौटे। टाइम लगभग 9 बजने वाला था। तुमने सोचा अब टोंग टोंग को जगा देना चाहिए, लेकिन जैसे ही रूम में एंटर हुए तुम्हारे कदम वहीं रुक गए। टोंग टोंग बेड पर बैठी थी। उसके छोटे छोटे होंठ फूले हुए थे, आंखें लाल हो चुकी थीं, और ऐसा लग रहा था कि बस अगले ही सेकंड रो पड़ेगी। एक्चुअली छोटी टोंग टोंग काफी पहले ही उठ गई थी, लेकिन उठने के बाद डैडी कहीं नहीं दिखे तो उसे लगा कि डैडी ने उसे छोड़ दिया। तुमने ये देखा तो दिल एकदम पिघल गया और तुम झट से उसके पास गए। टोंग टोंग ने भी तुम्हें उसी मोमेंट देखा और एकदम रुआंसी फेस बनाकर बोली, डैडी तुम कहाँ गए थे? क्या टोंग टोंग को नहीं चाहते? तुमने एक झटके में टोंग टोंग को उठाकर गोद में ले लिया और बोले, डैडी टोंग टोंग को कैसे छोड़ सकते हैं? हमारी टोंग टोंग इतनी क्यूट, इतनी प्रिटी है। डैडी अभी तेरे लिए कुछ यम्मी लेने गए थे। टोंग टोंग ने लाल लाल आंखों से पूछा, सच में? डैडी सच में टोंग टोंग को नहीं छोड़ेंगे? डैडी तुझे कभी झूठ बोलेंगे क्या? आज तो डैडी टोंग टोंग को अम्यूजमेंट पार्क भी ले जाने वाले हैं। ये सुनकर टोंग टोंग का मूड एकदम सेट हो गया। ठीक है, तो डैडी मुझे गोद में उठाकर वॉशअप करवाओ। जब सब हो गया तो टोंग टोंग ने टेबल पर ब्रेकफास्ट देखकर खुश होकर बोली, डैडी टोंग टोंग ने बहुत दिनों से बाउजी और डूजंग नहीं खाए। तुम थोड़े क्यूरियस हुए और पूछा, क्या मम्मी ने मना किया था? टोंग टोंग ने हेड शेक किया। मम्मी ने नहीं रोका, लेकिन मम्मी काम में बिजी रहती हैं, इसलिए टोंग टोंग ज्यादातर नाना नानी के साथ रहती है और वो बोलते हैं ये सब हेल्दी नहीं है, इसलिए नहीं देते। ये सुनकर तुम्हें बात समझ आ गई और फिर तुम दोनों ने साथ में खाना खाया। उसी टाइम वॉन्शेंग एंटरटेनमेंट के ऑफिस में एन म्याओई उस लियू यंग क्रीपी एक्सप्रेशन देखकर डिस्गस्टेड फील करते हुए किसी तरह खुद को कंट्रोल करके बोली, लियू डायरेक्टर, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर हो ही गया है, तो मुझे लगता है रिन्यू करने का कोई पॉइंट नहीं। मैं आज यहाँ सिर्फ टर्मिनेट करने आई हूँ। लियू यंग ने एक डार्क फेस बनाकर कहा, म्याओई सोच समझकर स्टेप लेना। अगर कंपनी छोड़ी तो इंडस्ट्री में सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, बल्कि कंप्लीट ब्लैकलिस्ट हो सकती हो। एंड म्याओई ने बिल्कुल केयर नहीं की और बोली, ये सब मैंने ऑलरेडी कंसिडर किया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ से जाना ही है। ये सुनकर लियो यंग ने एक कोल्ड स्मिर्क दिया और बोला, ठीक है, देखता हूँ तुझे कौन सॉन्ग लिख कर देगा। तू मेरी बात मानती तो मैं तुझे टॉप की जगह पर बिठाता, लेकिन तूने खुद ही ये चांस वेस्ट किया। एंड म्याओई ने कुछ नहीं बोला, बस कामली वॉन्शेंग एंटरटेनमेंट से बाहर निकली और वैन में आ गई। चेंजिंग बोली, म्याओई अंकल को कॉल करते हैं, वो लियो यांग को सीधा करेंगे। एंड म्याओई ने ये सुनकर थोड़ा सोचा और बोली, जिंग जी, डैडी को कॉल करना थोड़ा रिस्की लग रहा है। अभी टोंग टोंग ये फैन के पास है, डैडी को वैसे भी ये फैन से इश्यू है, अगर कॉल किया तो वो जरूर आएंगे और फिर टोंग टोंग नहीं दिखी तो शक हो जाएगा। लियू यांग ने भी बात की और कहा, म्याओई जी,
अगर अंकल को नहीं बताना तो इंटरनेट पर ये मैटर आउट हो जाएगा, सब जान जाएंगे। अन्यायी की आंखें थोड़ी कोल्ड हो गई और बोली, कोई बात नहीं, उसके कुछ स्कैंडल्स मेरे पास हैं, ये मामला वो भी जानता है, मुझे नहीं लगता वो कुछ ओवर द टॉप करने की हिम्मत करेगा। शेनजिन ने पूछा, तो फिर अब प्लान क्या है? अन्यायी ने एकदम चिल होकर बोला, देख लेंगे स्टेप बाय स्टेप। भले ही वो ब्लैकलिस्ट की थ्रेट नहीं कैरी करेगा, लेकिन सॉन्ग्स के मामले में जरूर अड़ंगा लगाएगा। चलो छोड़ो, कंपनी से निकल गए तो वो विला भी गया, अब नई जगह ढूंढनी होगी रहने के लिए। उसी वक्त तुम और टोंगटोंग अम्यूजमेंट पार्क पहुंच गए। अंदर घुसते ही टोंगटोंग को सब कुछ खेलना था। टोंगटोंग ने रोलर कोस्टर की तरफ फिंगर पॉइंट करके कहा, डैडी चलो ये खेलते हैं। तुमने देखा कि वो कहाँ पॉइंट कर रही है। टोंगटोंग, ये बहुत डेंजरस है, जब बड़ी हो जाओगी तब खेलना। टोंगटोंग थोड़ी सैड हुई, ठीक है, लेकिन तुमने उसे स्पॉइल नहीं किया क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है। फिर तुम उसे जो सेफ राइड्स थी वो सब प्ले करवाते रहे। टाइम देखा तो ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे थे। तुमने टोंगटोंग से पूछा, टोंगटोंग भूख लगी? डैडी कुछ यम्मी दिलाएं। टोंगटोंग को भी एक्चुअली भूख लग रही थी। हाँ डैडी, अभी चलते हैं खाना खाने। थोड़ी ही देर में पास के एक बफे रेस्टोरेंट पहुंच गए। वेटर ने स्माइलिंग फेस के साथ कहा, सर हमारा एक स्पेशल ऑफर है। पहले 2000 पर पर्सन था, अभी 1500 पर पर्सन में मिल रहा है। तुमने हेड नोट किया और बोले, डन, हम दोनों के लिए, और पेमेंट स्कैन कर दी। फादर डॉटर ने फूड चूज करना शुरू किया। आइटम्स की वैरायटी सच में काफी थी। टोंगटोंग को सी फूड बहुत पसंद था, तो तुमने उसके लिए थोड़ा लिया। सीट मिलने के बाद टोंगटोंग एकदम ईगर हो गई। डैडी अब खा सकते हैं। तुमने हंसते हुए उसकी फोरहेड पर टैप किया। हाँ भाई फूडी खा। टोंगटोंग खिलखिल हंसते हुए बोली, ओके डैडी। टोंगटोंग खाने वाली है। आसपास के लोग टोंगटोंग को देखकर सोच रहे थे ये बच्ची कितनी एडोरेबल है। उसी वक्त रेस्टोरेंट में 3 गर्ल्स आईं, जिनमें से जो लीड गर्ल थी वो भले ही सिंपल कपड़े पहने थी, लेकिन उसकी ब्यूटी कोई छुपा नहीं सकता था। उसकी एक फ्रेंड बोली, ये की मैं एक बार पहले यहाँ आई थी, टेस्ट बहुत लिट है, बस थोड़ा एक्सपेंसिव है, 2000 पर पर्सन। ये की ने स्माइलिंग कहा, कोई नहीं, मैंने पार्ट टाइम से काफी कमाया है, आज मेरी ट्रीट है। दूसरी फ्रेंड ने झट से पूछा, ये की कितना कमाया? ये ची ने बिना सोचे बोल दिया, तुम जानती हो ना मैं रेगुलरली वर्क करती थी तो सेविंग्स हो गई, लगभग 40,000 तो होंगे। दोनों फ्रेंड्स ने सोचा और एक ने कहा, ये की तूने भी मेहनत से कमाया है, ए कर लेते हैं। ये की ने हालांकि कभी घर की सिचुएशन नहीं बताई थी, लेकिन उसके सिंपल कपड़े और हर टाइम पार्ट टाइम की बात देख दोनों को लगता था वो भी स्ट्रगल में है। ये की ने हाथ से मना करते हुए कहा, नहीं जियान, मैं ट्रीट करती हूँ, तुम दोनों के नीचे सिबलिंग्स हैं, पढ़ाई का खर्चा है, और मेरे भाई भी मुझे रेगुलरली पैसे देते हैं। काफी बैक एंड फोर्थ के बाद फाइनली ये की ने जीत हासिल की। उसने पेमेंट की, डिशेस ली, और जब खाना लेने जा रही थी तभी जंगलियन की नजर तुम पर पड़ी और उसने हैंड से पॉइंट करते हुए ये की से कहा, ये की वो हैंडसम गाय तेरा भाई नहीं है क्या? लेकिन उसके पास जो छोटी बच्ची है वो तेरे भाई की डॉटर तो नहीं होगी ना, इतनी क्यूट है। ये की ने उस डायरेक्शन में देखा, हाँ वो मेरा भाई है, लेकिन उसके पास जो बच्ची है वो उसकी नहीं हो सकती। तब तक वो लोग फूड ले चुकी थी। ये की ने सजेस्ट किया, चलो भाई के साथ बैठते हैं। ये की जल्दी से तुम्हारे पास आ गई, भाई मैं और मेरी रूममेट साथ बैठ सकती हैं। तुमने अपनी छोटी बहन को देखा और थोड़ा अम्यूज्ड हुए, तुम लोग आ ही गए हो, अब मना क्या करूं, बैठो सब। ये की बैठते ही पूछने लगी, भाई ये छोटी बच्ची कौन है, कितनी ब्यूटीफुल है, बड़ी होगी तो कमाल की लड़की बनेगी। तुमने स्माइलिंग कहा, मेरी डॉटर है टोंगटोंग, गो से हाई टू आंटी। टोंगटोंग ने एकदम क्यूट बेबी वॉइस में कहा, आंटी हाई, मैं ये जीता हूँ, और एक सुपर स्वीट स्माइल दी। ये सुनकर ये की एकदम शॉक्ड हो गई, मुंह खुला का खुला रह गया। तुमने ये की चिन ऊपर की, इतना ड्रामेटिक क्यों? बच्चा हो गया है बस। ये की ने जैसे कोई बड़ा सीक्रेट डिस्कवर किया हो। वाइफ से कहा, भाई मुझे पता है तुमने गर्लफ्रेंड बनाई, लेकिन साथ रहते सिर्फ 6 मंथ्स हुए हैं, एयरप्लेन से भी इतना जल्दी नहीं होता। तुमने शोल्डर्स श्रग किए। साउथ शाओक्सिन से कल ही ब्रेक हुआ और टोंगटोंग की मम्मी कोई और है। ये की और ज्यादा शॉक्ड, ब्रेक क्यों हुआ? तुमने फ्लैट टोन में कहा, उसे लगा मैं उसे वो लाइफ नहीं दे सकता जो वो चाहती थी, उसने कोई रिच किड ढूंढ लिया। ये की को बहुत गुस्सा आया, तू नहीं दे सकता उसे लाइफ, इस लड़की की आंखें बंद थी क्या? फिर सडनली जैसे याद आया, रुको रुको, टॉपिक कहाँ गया? टोंगटोंग की मम्मी कौन है? तुमने हैंड वेव किया। टोंगटोंग की मम्मी की बात खाने के बाद करना। एनिवे तीनों ने कई घर देखे, लेकिन कोई सूटेबल नहीं मिला। कोई सिटी से बहुत दूर था, कोई बहुत ओपन था जहाँ कोई भी आ जा सकता था। वो एक सेलिब्रिटी थी, ऑब्वियसली प्राइवेसी उसके लिए जरूरी थी। एनिवे ने थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर एक ब्रोकर से पूछा, क्या इतने बड़े शहर में कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिल सकता? ब्रोकर शाओ झंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दूसरे ब्रोकर शाओली ने कहा, एंड मिस, आपको पता होगा शंघाई में जो बड़े विला एरियाज हैं वहाँ रहने वाले लोग वेल्दी हैं। पूरे सिटी में रेंट पर मिलने वाला विला बस वही था जहाँ आप पहले रहती थी, यानी जिन्हे गार्डन। एंड माओई ने क्यूरियस होकर पूछा, क्या आपके पास जिन्हे गार्डन के ओनर्स का कांटेक्ट है? शाओली ने ऑकवर्ड फेस बनाया और कहा, कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी के साथ डील नहीं की। उनकी अपनी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है और रेंटिंग उसी के जरिए होती है। तब साइड में खड़ी चेन जिंग ने पूछा, मतलब जिन्हे गार्डन के सारे ओनर्स सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी कंपनी के साथ डील करते हैं? शाओली को थोड़ा हैरानी हुई और बोला, चेन मिस, आप इतने टाइम से जिन्हे गार्डन में रही, क्या आपको नहीं पता था कि उस पूरे कॉम्प्लेक्स के सिर्फ 2 ओनर्स हैं? एंड याओई जेन्युइनली शॉक्ड हो गई। जिन्हे गार्डन में 66 विलास हैं, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स के सिर्फ 2 ओनर। शाओली ने स्लाइटली स्माइल करते हुए कहा, एंड मिस, हम लोग भी जब पहले ये सुना था तो हमारा जाव ड्रॉप हुआ था। लियूयन ने झट से पूछा, तुम्हें पता है वो कहाँ है? शाओली ने हेड शेक किया, नहीं पता। लियूयन ने थोड़ा इरिटेटेड होकर कहा,
तो फिर ये बताकर क्या फायदा हुआ? तीनों को लगा अभी कोई जगह नहीं मिलेगी, तो वैन में बैठ गई। चेन जिंग ने कहा, छोटी यान आज किसी होटल में रुको, कल फिर देखते हैं। चेन जिंग ने पूछा, तू साथ होटल में ना? एन मियाओई ने चिल होकर कहा, मैं ये फैन के यहाँ रहूंगी। लियू यन को थोड़ा सरप्राइज हुआ, मियाओई जी इतनी जल्दी लाइव इन? एन मियाओई ने एकदम अनबदर्ड होकर कहा, बच्चा भी हो गया है, अब डरना क्या? चेन जिंग और यान को छोड़कर एन मियाओई ने ड्राइवर से पूछा, इन दिनों की बात तुमने डैडी को तो नहीं बताई? ड्राइवर ने कहा, रिलैक्स रहे मिस, मैंने चेयरमैन साहब को कुछ नहीं बताया। एन मियाओई ने वार्निंग दी, अच्छा है, अगर डैडी को पता चला तो तुम्हें ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। ड्राइवर ने झट से हेड नोट किया, बिल्कुल मत करिए, वरी मिस, मैं सब छुपाए रखूंगा। एन मियाओई के डैडी थे चाइना के रिचेस्ट पर्सन एन जियानियू, और उनका चाइनिंग ग्रुप हर इंडस्ट्री में था। वो इसलिए छुपा रही थी क्योंकि डैडी के आने पर क्या होगा वो नहीं जानती थी, इसलिए जितना हो सके उतना टाइम निकालना था। जल्दी ही गाड़ी हुआयुआन कॉम्प्लेक्स पहुंची। एन मियाओई अंदर गई और तुम्हारे घर के सामने पहुंची। तभी आंटी जांग ने उसे देखा और क्यूरियस होकर पूछा, बेटा तुम लैंडलॉर्ड को ढूंढ रही हो? वो अपनी बेटी के साथ बाहर गए हैं, कब आएंगे पता नहीं। एन मियाओई ने थोड़ा सरप्राइज्ड होकर पूछा, आंटी आप लैंडलॉर्ड यानी ये फैन की बात कर रही हैं? आंटी जांग ने स्माइलिंग कहा, हाँ वही है। तो एन मियाओई ने क्यूरियस होकर पूछा, लैंडलॉर्ड क्यों बुलाते हो उसे? उसके पास बहुत प्रॉपर्टीज हैं क्या? आंटी जंग ने प्राउडली कहा, बेटा शाओ, ये कि प्रॉपर्टीज की बात करो तो काफी है। देखो ना, ये जो हुआयुआन कॉम्प्लेक्स है ना, पूरा शाओ, ये का सामने जो जिंगयुआन कॉम्प्लेक्स है वो तुम जाते टाइम देख कर आई होगी। एन मियाओई का दिमाग थोड़ा हिल गया, क्या वो भी ये फैन का है? वो नहीं, लेकिन उसके जैसा ही है। सामने वाला कॉम्प्लेक्स उसकी छोटी बहन ये की का है। अच्छा, मुझे खाना बनाने जाना है। एन मियाओई ने हंसते हुए कहा, ओके आंटी आप जाइए। तुम उसी टाइम टोंग टोंग को गोद में लिए ये की के साथ कॉम्प्लेक्स में आए। दोनों भाई बहन बातें करते करते घर के सामने पहुंचे तो एन मियाओई दिखी। टोंग टोंग ने भी देखा, मम्मी तुम इतनी जल्दी आ गई टोंग टोंग से मिलने, और हाथ फैलाकर एन मियाओई की तरफ झुकने लगी। एन मियाओई ने टोंग टोंग को गले से लगा लिया। हाँ ना, मम्मी को अपनी टोंग टोंग की याद आ गई, इसलिए जल्दी आ गई। टोंग टोंग खुश है ना? टोंग टोंग एन मियाओई की गोद में खिलखिल हंसते हुए बोली, बहुत खुश है। सब अंदर आए तो एन मियाओई ने डायरेक्टली कहा, ये फैन आओ मेरा मास्क, सनग्लासेस और हैट उतारने में हेल्प करो। तुम पहले कंफ्यूज हुए, फिर समझे और बोले ओके। तुम पास गए। एन मियाओई की फ्रेग्रेंस ने नाक में जगह बनाई और तुमने एक बिग स्वालो लिया। भले ही तुमने कुछ नहीं बोला, लेकिन एन मियाओई ने तुम्हारी थ्रोट मूवमेंट देख ली और मन में सीक्रेटली फील किया, मेरी अपनी चार्म है ही। जब तुमने एन मियाओई का डिस्गाइज हटाया तो उसने प्लेफुली तुम्हारी तरफ विंक किया और लिप बाइट की, जिससे तुम्हारा दिल टीज हो गया और तुमने मन में सोचा, ये तो कोई विज़र्ड है, मुझे टॉर्चर करने आई है क्या? एन मियाओई का ब्यूटीफुल फेस सामने आया तो अब तक चुप बैठी। ये की शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखते हुए फिंगर पॉइंट की, भाई यही तो भाभी है ना, ये तो मेरी आइडल है। तुमने ये की एक्साइटमेंट देखी? एन मियाओई की फ्लर्टिंग से पहले से ही अंदर कहीं आग थी, उस पर ये हुआ तो सीधे उसके सर पे एक फ्लिक मार दिया। इतना एक्साइटेड क्यों है? ये की को दर्द फील हुआ और वो बोली आई, फिर उसने सर रगड़ा और एक्सप्लोड किया, एक हैंड हिप पर रखकर दूसरा फिंगर तुम पर पॉइंट करके। भाई ये क्या था? फ्लिक क्यों मारी? तुमने इरिटेटेड होकर कहा, सेलिब्रिटी तो क्या, इतना क्रेजी होने की क्या जरूरत? वो फ्लिक इसलिए मारी ताकि याद रहे, लड़कियों को कंपोज रहना चाहिए। तू इस तरह सीन क्रिएट करती रहेगी तो बाद में कैसे अपना घर बसाएगी? ये की ने गुस्से से कहा, मेरा घर बसे या न बसे तुम्हें क्या? तुमने एकदम कैजुअली कहा, बिल्कुल मेरा कंसर्न है। कहते हैं बड़ा भाई हो तो वो फादर की जगह होता है, डैडी मम्मी नहीं है तो मैं तुझे नहीं देखूंगा। तू हर टाइम इस तरह करती है, क्या होगा? ये की को गुस्से में कोई जवाब नहीं आया। उसने मुट्ठी बंद की और तुम्हारी तरफ आने लगी। तुम सीधे भागे, भागते भागते टीज करते जा रहे थे। शॉर्ट लीग्स है, पकड़ नहीं सकती। दोनों भाई बहन लिविंग रूम में भागते रहे। एन मियाओई ये सीन देखकर हंसते हुए हेड शेक करने लगी। टोंग टोंग ने डैडी और फुप्पो को ये सब करते देखा तो वो भी ज्वाइन करना चाहती थी। डैडी टोंग टोंग भी खेलेगी। एन मियाओई ने टोंग टोंग को सुनकर जल्दी से पकड़ लिया, तुम दोनों रुको, और ये फैन तू और छेड़ा तो तेरी बेटी को मैं रोक नहीं पाऊंगी। दोनों ने ये सुनकर ब्रेक लगाया। कुछ टाइम बाद ये की ने पूछा, भाई तुम और भाभी कब से जानते हो? टोंग टोंग की उम्र के हिसाब से भाभी प्रेग्नेंट थी तो तेरा फर्स्ट ईयर होगा ना कॉलेज का। तुमने सोचा और ये की को सब की स्टोरी बताई, ऑब्वियसली कुछ चीजों को छुपा के। ये की ने सुनकर एक्साइटेडली कहा, वाह भाई, मैं सोच रही थी इतने सालों में गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई, तो तू भाभी का वेट कर रहा था। वैसे मुझे अभी साओ शॉक्सिन का शुक्रिया करना चाहिए कि उसने ब्रेकअप किया। तुमने हाथ हिला दिया, हो गया ब्रेकअप, मुझे कोई फर्क नहीं। फिर तुमने एन मियाओई की तरफ देखा, तूने कहा था आज से काम में बिजी रहेगी, तो अब क्या हुआ, वापस आना पड़ा? एन मियाओई ने थोड़ा इरिटेटेड होकर पूछा, क्यों, मैं आई तो तुझे प्रॉब्लम है? तुमने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ कंसर्न में पूछा। एन मियाओई ने थोड़ा डिजेक्टेड होकर कहा, मैंने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। तू नहीं जानता, हमारी कंपनी में 2 साल पहले से जब ओल्ड चेयरमैन रिटायर हुआ और उसका बेटा प्रेसिडेंट बना, तब से वो मुझे कंटिन्यूअसली हरास कर रहा था, गिफ्ट से लेकर थ्रेट्स तक। अब बस हो गया मुझे, कल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो निकल आई, लेकिन थोड़ी रिग्रेट भी है। ये की ने क्यूरियस होकर पूछा, भाभी रिग्रेट कैसी? सेलिब्रिटी नहीं रही तो क्या? बात खत्म। तुमने अपनी बहन को टोन डाउन किया, शाओ की, तूने भाभी की स्ट्रगल नहीं झेली, बात मत कर ऐसी। एन मियाओई ये सुनकर हंस पड़ी, ऐसा बोल रहा है जैसे तुझे बहुत पता है। तुमने एक राई स्माइल दिया, नहीं मैंने बस सुना है, एक्सपीरियंस तो नहीं, दिल में सोचा। मैं तो पिछले जन्म में भी टॉप लेवल सेलिब्रिटी था, क्या मुझे इससे ज्यादा पता नहीं होगा? ये की ने आंखें घुमाते हुए पूछा, तो भाभी तुमने कभी अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी खोलने का नहीं सोचा? एन मियाओई ने कुछ हेल्पलेस होकर कहा, ये तो मैंने सोचा है,
लेकिन अभी कंपनी छोड़िए तो ये नया प्रेसिडेंट हर पॉसिबल वे में रोकेगा सॉन्ग राइटर्स को। तभी एक तरफ खेल रही टोंग टोंग ने सडनली कहा, मम्मी मम्मी क्या तुम सैड हो? डैडी ने 2 दिन पहले टोंग टोंग को एक गाना सिखाया था, टोंग टोंग गाए मम्मी के लिए, अच्छा लगेगा। एंड मायोई खुश होकर बोली, मेरी टोंग टोंग को गाना आता है तो सुनाओ, देखिए डैडी ने कैसा सिखाया। टोंग टोंग ने आंखें भींच कर बोली, तो मैं गाने वाली हूँ। और टोंग टोंग ने गाना शुरू कर दिया। गाना खत्म होने के बाद मायोई और ये की दोनों शॉक में आ गई। उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था कि तुमने टोंग टोंग को एक ऐसा गाना सिखाया होगा जो ऑनलाइन कहीं नहीं मिला। ये की ने तुमसे पूछा, भाई ये गाना कहाँ से आया? तुमने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा, ये तो म्यूजिक साइट्स पर अवेलेबल है, मैं तो इन्वेंट नहीं कर सकता। एंड मायोई ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, ये फैन दूसरों को चीट कर सकता है, मुझे नहीं, मैं एक सिंगर हूँ। मैंने टोंग टोंग का गाना दिमाग में प्रोसेस किया, ये क्लियरली एक अनरिलीज्ड सॉन्ग है। तुमने सोचा ये लोग झूठ नहीं बोल रहे, तो फोन निकाला, इंटरनेट पर सर्च किया, वाकई नहीं मिला। फिर और भी पिछले जन्म के सॉन्ग सर्च किए, वो भी नहीं मिले, सिंगर्स भी ट्रेस नहीं हुए। अब तुम थोड़े ऑकवर्ड हो गए, सिर्फ सर खुजाया और है किया। मैं बोलता हूँ मैंने लिखा है, मानते हो? एंड मायोई कुछ बोलती उससे पहले ये की ने कहा, भाई तेरी क्या लगती है मैं मान लूंगी। तुमने एक पल सोचा और ये की से कहा, अपने फ्लैट में जाओ, अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर आओ। ये की ने नाक भौं चढ़ाई, तू बोलता है तो मैं जाऊं, इससे मेरी क्या इज्जत रही। तुमने हेल्पलेसली कहा, जो भी चाहिए मांग लेना जो मेरे बस में होगा, लेकिन पहले इंस्ट्रूमेंट लेकर आओ। ये की ने सोच सोचकर एक कनिंग स्माइल दिया, ठीक है ये तुमने खुद कहा है, बाद में पलटे नहीं। तुमने जल्दी से कहा, हाँ जाओ। ये की बाहर गई तो मायोई ने पूछा, ये की को इंस्ट्रूमेंट्स का शौक है? तुमने हेड नोट किया, सिर्फ शौक नहीं, वो अभी शंघाई आर्ट्स कॉलेज में म्यूजिक मेजर कर रही है, उसी बचपन से सिंगर बनना चाहती थी। एंड मायोई मुस्कुराई, सच में? तब तो हम फ्यूचर में कॉलीग्स हुए। वैसे सच में सॉन्ग्स लिखते हो? तुम थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर सके तो हेल्पलेसली बोले, अभी बोलूंगा तो मानोगी नहीं। ये किया इंस्ट्रूमेंट लेकर तब देखना, जल्दी ही। ये किए गिटार लेकर अंदर आई, भाई तेरी गिटार ले आई, अब परफॉर्मेंस शुरू कर। और हाँ वो बात याद रखना जो तुमने अभी कही थी। तुमने उसे इग्नोर किया, सीधा गिटार उठाया और ट्यून किया। ये की ने ये देख एक्साइटेड होकर कहा, वाह भाई ऐसे देख के तो लगता है तू प्रोफेशनल है। तुमने फिर भी उसे इग्नोर किया और डायरेक्टली गिटार बजाना शुरू कर दिया, फिर सिंगिंग भी। एक सॉन्ग खत्म होने पर तुमने एन मायोई और ये की तरफ स्माइल करके पूछा, ठीक लगा ना? एन मायोई उस पॉइंट पर जेन्युइनली शॉक्ड थी और बोली, ठीक क्या? ये तो फुल टॉप टियर सिंगिंग है और ये लिरिक्स इतने टचिंग है। ये कहते कहते एन मायोई की आंखें भर आईं। तुम उसके पास गए, बैठ गए और उसे अपने में पुल कर लिया ताकि वो बेटर फील करे। ये की जो सिंगल थी, ये सब देख के इमीडिएटली बोर हो गई। भाई भाभी थोड़ा मुझे भी कंसीडर करो। एंड मायोई जो तुम्हारी बाहों में एंजॉय कर रही थी, ये की बात सुनकर जल्दी से बाहर निकली, चेहरा एकदम रेड हो गया। तुमने वो लाल चेहरा देखा तो अपने आप से कुछ हुआ और तुम आगे झुके और चीक पर एक किस कर लिए। इससे जो पहले से शर्माई हुई थी वो और ज्यादा ब्लश कर गई। दिल में सोचा, यहाँ लोग बैठे हैं और ये फैन ऐसा करता है। इची ने दोनों को अपने सामने इतना रोमांस करते देख फील किया आज खाना खाने की जरूरत नहीं। खुद के लिए दिल में मातम मनाने लगी। कुछ टाइम बाद मायोई ने कहा, मैंने डिसाइड कर लिया, अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी खोलूंगी। ये की ने सुनकर खुशी से बोला, ये होना चाहिए था भाभी, अपनी कंपनी में ज्यादा फ्रीडम है। तुम उनकी डिस्कशन में दाखिल नहीं होना चाहते थे तो टोंग टोंग की तरफ देखा जो एक तरफ खेल रही थी। टोंग टोंग भूख लगी, डैडी खाना बनाए। टोंग टोंग ने जल्दी से लिप्स पर्स करके कहा, डैडी टोंग टोंग को भूख लगी है, राइस चाहिए। तुमने हेड नोट किया। फिर ये की और मायोई से कहा, तुम लोग प्लान करो, मैं खाना बनाता हूँ। ये की ने हाथ हिलाया, जा। फिर मायोई से बोली, भाभी मैं तुम्हें हमारी फैमिली सिचुएशन के बारे में बताती हूँ। पहली बात, ये कॉम्प्लेक्स भाई का है और सामने वाला कॉम्प्लेक्स मेरा है। बस ये 2 कॉम्प्लेक्स नहीं, हमारा एक जिनमाओ कमर्शियल स्ट्रीट भी है और हाँ जिन्हें गार्डन विल्ला कॉम्प्लेक्स भी हमारा है। एंड मायोई का मुंह खुल गया। कुछ देर बाद संभल कर बोली, इतनी प्रॉपर्टीज हैं तुम्हारे पास, ये सब मिलाकर तो इजीली 700-800 बिलियन होगा। तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं? ये की ने सोचा और बोली, एक्चुअली डैडी मम्मी ने बोला इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो प्रॉफिटेबल होता है उसमें लगाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या करते हैं मुझे डिटेल में नहीं पता। जब मैं 18 साल की हुई तो उन्होंने ये सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम कर दी, फिर फॉरेन चले गए। हर साल न्यू ईयर पर आते हैं कुछ दिन के लिए, बाकी टाइम वहां ही रहते हैं। एंड मायोई का दिल सच में ये सब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। इतनी प्रॉपर्टीज एक 18 साल की बच्ची को दे दी और वो भी इतने रिलैक्स होकर। कुछ देर रुक कर बोली, एक चीज याद आई, मेरी पहली कंपनी तो जिनमाओ कमर्शियल स्ट्रीट के जिनमाओ कमर्शियल बिल्डिंग में थी, तो मतलब वो तुम्हारी बिल्डिंग में ही थी। ये की ने एक्साइटेडली कहा, सच में? मैं तो सोच रही थी उन्हें हैंडल करने का कोई तरीका नहीं पता था वो हमारी ही टेरिटरी में है। बाद में भाई से बात करते हैं कि वॉशिंग एंटरटेनमेंट को कैसे डील करना है। एंड मायोई ने इस पर हेसिटेट किया, जरूरत नहीं लगती, तुम्हें तो फाइनेंशियल लॉस होगा। ये की ने कैजुअली हैंड वेव किया, जरूरत है भाभी, तुम मेरी भाभी हो, इतना सा लॉस तो क्या होता है। जल्दी ही तुमने खाना रेडी कर लिया। डाइनिंग टेबल पर तुमने उनसे पूछा, क्या प्लान बना? ये की ने तुम्हारा क्वेश्चन आंसर नहीं किया बल्कि सीधा काउंटर किया, भाई अगर कोई तेरी बंदी को हरास करे तो क्या करोगे? एंड मायोई, किसने तुम्हें परेशान किया? एंड मायोई ने लाल चीक्स के साथ कुछ नहीं बोला। दिल में बहुत खुश था कि कोई उसे तुम्हारी बंदी बोल रहा है, लेकिन ये इतना डायरेक्ट था कि जवाब कैसे दे। ये की ने इस मोमेंट नेचुरली बात अपने ऊपर ले ली। और कौन होगा? वही वॉशिंग एंटरटेनमेंट का कमीना। बताओ क्या करना है? सब समझने के बाद तुमने कहा, ये केस मुझ पर छोड़ो, मैं जंग यंग को कॉल करता हूँ। थोड़ी देर बाद तुम वापस आए। ओके, हो गया डील, कमर्शियल स्ट्रीट से निकाल दिया। एंड मायोई का मुंह खुला का खुला रह गया।
मन में सोचा इतना डायरेक्ट। रात को सोने का टाइम आया तो टोंग टोंग ने सडनली कहा, डैडी मम्मी आज रात टोंग टोंग के साथ सोओगे। तुमने और एन म्योई ने एक दूसरे को देखा। एन म्योई का चेहरा झट से लाल हो गया और उसने मुंह फेर लिया। तुमने बड़े आराम से हाँ कर दी। हो सकता है टोंग टोंग बस मम्मी मान जाए तो। टोंग टोंग ने तुम्हारी बात सुनकर उम्मीद भरी नजरों से एन म्योई को देखा। मतलब साफ था, एन म्योई को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। नहीं नहीं चलेगा, डैडी हमारे साथ नहीं सोएंगे। टोंग टोंग थोड़ी कंफ्यूज हुई। डैडी हमारे साथ क्यों नहीं सो सकते? तुम्हें भी समझ आ गया कि ये थोड़ा फास्ट हो रहा है। एन म्योई शायद कंफर्टेबल नहीं है, तो तुमने सिचुएशन को स्मूथ करने की कोशिश की, क्योंकि डैडी को अपना काम है। टोंग टोंग और मम्मी की नींद डिस्टर्ब होगी इसलिए। टोंग टोंग ने यह सुनकर थोड़ा सैड फील किया। ठीक है। अगले दिन सुबह जिनमाओ कमर्शियल बिल्डिंग की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के झांग योंग एक टीम लेकर वॉन्शिंग एंटरटेनमेंट पहुंचे और डायरेक्टली लियू यांग के ऑफिस में चले गए। लियू यांग ने देखकर कहा, यांग मैनेजर क्या बात है, नीचे वालों ने रेंट नहीं दिया क्या? झांग योंग ने सीरियस फेस बनाकर कहा, लियू डायरेक्टर, आपकी कंपनी का हमारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने में खत्म हो रहा है और हमारे ये डायरेक्टर को एक नई कंपनी के लिए ऑफिस स्पेस चाहिए। इसलिए ऑफिशियली आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि हमारे ये डायरेक्टर को आपका फ्लोर चाहिए। 1 महीने के अंदर अपना फ्लोर खाली करें। लियू यांग ने यह सुनकर नाराजगी जताई। शंघाई के सिटी सेंटर में ऑफिस स्पेस कितनी डिमांड में है ये तुम नहीं जानते क्या? 1 महीने में कैसे होगा? ये तो ज्यादती है। जंग योंग ने शोल्डर श्रग किए। लियू डायरेक्टर, ये हमारे हाथ में नहीं है, हम तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। ये कहकर वो लियू यांग के ऑफिस से बाहर निकले और तुम्हें कॉल करके अपडेट दिया। तुम्हें न्यूज मिलते ही एन म्योई डायरेक्टली कार लेकर चेनजिंग वाले होटल पहुंची। चेनजिंग ने जल्दी से पूछा, म्योई अब क्या प्लान है? यूं ही तो नहीं बैठ सकते। एन म्योई ने हल्का सा स्माइल किया। सोच लिया है, अपनी खुद की कंपनी खोलेंगे, किसी का फेस देखने की जरूरत नहीं रहेगी। लियू यांग ने एक्साइटेडली कहा, ये हुई ना बात म्योई जी, फिर तो एल्बम्स, कंसर्ट्स, एडिट सब अपनी मर्जी से करेंगे। चेनजिन को थोड़ी चिंता थी। कंपनी खोलना अच्छा है, लेकिन शंघाई सिटी सेंटर में इन दिनों ऑफिस स्पेस बहुत कम है, ढूंढना मुश्किल होगा। एन म्योई ने स्माइल के साथ कहा, ऑफिस की टेंशन मत करो, ये फैन ने पहले ही अरेंज कर लिया है। 1 महीने बाद स्पेस खाली हो जाएगा, हम उसके बाद शिफ्ट हो जाएंगे। चेनजिन का एक्सप्रेशन शॉक में बदल गया। ये इम्पॉसिबल है, ये फैन तो अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ है, घर की सिचुएशन भी ज्यादा अच्छी नहीं है, उसने ऑफिस कहाँ से अरेंज किया? ग्रेजुएशन के बाद से तो कोई जॉब भी नहीं की। ये बात भी तुम उससे करो, बच्चे का बाप है, अब यूं नहीं चलेगा। एन म्योई उसे तो सपोर्ट नहीं करेगी ना? एन म्योई ने थोड़ा हेल्पलेस होकर स्माइल किया। उसे सपोर्ट करना चाहे तो भी वो पैसों की कमी से तो है नहीं, रेंट से ही इतना आता है कि खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आदत से सिंपल रहता है, जो कंफर्टेबल लगे वो पहनता है, इसलिए हम सब गलत अश्यूम कर रहे थे। लियू यान ने ये सुनकर जल्दी से पूछा, म्योई जी कौन सा रेंट? मतलब जिस घर में रहता है उसके अलावा भी प्रॉपर्टीज हैं? फिर दोनों के बढ़ते हुए शॉक्ड एक्सप्रेशंस के बीच एन म्योई ने पूरी रियलिटी बता दी और डायरेक्टली कहा, चलो अब कंपनी रजिस्टर करते हैं, आगे बहुत काम है। 1 महीना जल्दी गुजरा। लियू यांग को आखिरकार एक दूर कॉर्नर में ऑफिस मिली। अब तक उसे पता नहीं चला कि उसने किसे ऑफेंड किया। 1 महीने में डायरेक्टली निकाल दिया, बिना किसी चांस के। एन म्योई ने इस 1 महीने में सब कुछ तैयार कर लिया था। और एक जरूरी बात, इस 1 महीने में तुम दोनों ने साथ रहते हुए एक बड़ा डिसीजन लिया। हाँ, वो था मैरिज सर्टिफिकेट लेना। सिविल ऑफिस के बाहर तुमने अपने हाथ में लाल छोटी बुक देखते हुए कहा, म्योई सेलिब्रेट करना चाहिए ना? एन म्योई ने स्माइल करके कहा, करना तो चाहिए, लेकिन पहले ये की से पूछ लेते हैं, सब मिलकर डिसाइड करते हैं। घर पहुंचे तो टोंग टोंग ने डैडी मम्मी को देखकर एक्साइटेडली दौड़ती हुई आई। तुम्हें डर लगा कहीं गिर ना जाए, जल्दी से आगे गए और उठा लिया। छोटी जान धीरे चलो, इतनी तेज क्यों दौड़ रही हो, गिर जाती तो। टोंग टोंग ने खिलखिलाते हुए कहा, मुझे पता है डैडी। फिर तुमने ये की को देखकर पूछा, शाओ की, मैं और तेरी भाभी ने सोचा है कहीं अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, चलेगी? बस सिंपल सा खाना। ये की ने खाने का नाम सुनते ही तुरंत एनर्जी आ गई। जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी। तीनों ने जल्दी से रेडी होकर वेटर के साथ अपने प्राइवेट डाइनिंग रूम में जाकर बैठ गए। तुमने मेन्यू दोनों को दिया, आज मेरी ट्रीट है, जो मन में है ऑर्डर करो। ये की ने थोड़ा सरप्राइज्ड होकर पूछा, भाई सच में तू ट्रीट दे रहा है? तो फिर मैं बिना झिझके ऑर्डर करती हूँ। तुमने इरिटेटेड होकर कहा, तू कब से झिझकी है मेरे साथ? ये की ने टंग आउट किया, तो ऑर्डर करती हूँ कहकर मेन्यू उठाया और सबसे एक्सपेंसिव आइटम्स चुनना शुरू किया। फिर मेन्यू एन म्योई को दिया। भाभी तुम भी देखो। एन म्योई ने भी बिना झिझके कुछ अपने फेवरेट डिशेस ऑर्डर कर दिए। ये की ने वेटर के जाने के बाद कहा, भाई तू सॉन्ग्स लिख सकता है ना, मेरे लिए कुछ सॉन्ग्स लिख दे। तुमने अजीब नजरों से देखा, सॉन्ग्स क्यों चाहिए, कोई कॉलेज इवेंट है क्या? नहीं, मैंने यूथ सिंगिंग कंपटीशन में रजिस्टर किया है। तुम थोड़े सरप्राइज्ड हुए, तूने तो कहा था ग्रेजुएशन के बाद डेब्यू करेगी। एन म्योई ने भी क्यूरियस होकर पूछा, ये की डेब्यू करने का सोच लिया? ये की ने हेड नोट किया। हाँ भाभी, कुछ दिनों से सोच रही थी। पहले प्लान था ग्रेजुएशन के बाद खुद एंटरटेनमेंट कंपनी खोलूंगी, लेकिन भाभी ने खोल ली। और वैसे भी न्यू टैलेंट की जरूरत है, तो कंपनी खोलने का टेंशन नहीं, सीधे डेब्यू कर लेती हूँ और भाभी की कंपनी को भी सपोर्ट मिलेगी। भाई तू खुद इतना अच्छा गाता है, डेब्यू करने का नहीं सोचा? तुमने टोंग टोंग की तरफ देखकर कहा, मैंने डेब्यू किया तो टोंग टोंग का क्या होगा? टोंग टोंग जो छोटे छोटे स्नैक्स खा रही थी, सडनली डैडी की आवाज सुनकर छोटा सा सर उठाया और पूछा, डैडी आपने मुझे बुलाया? तुमने स्माइल करते हुए टोंग टोंग का सर सहलाया। टोंग टोंग डैडी कह रहा है कि फुप्पो भाभी की तरह बिग सेलिब्रिटी बनना चाहती है और फुप्पो चाहती है डैडी भी बिग सेलिब्रिटी बने। लेकिन अगर डैडी भी सेलिब्रिटी बन गया तो टोंग टोंग का ध्यान कौन रखेगा?
टोंग टोंग डैडी को सेलिब्रिटी बनाना चाहती है एंड म्याओई और ये की दोनों क्यूरियसली टोंग टोंग को देखने लगी। टोंग टोंग ने छोटी छोटी आईब्रोज सिकोड़ कर सोचा, फिर सीरियसली बोली, टोंग टोंग भी चाहती है डैडी बिग सेलिब्रिटी बने, लेकिन अगर डैडी सेलिब्रिटी बन गए तो टोंग टोंग के पास नहीं रहेंगे, तो डैडी सेलिब्रिटी मत बनो, घर पर टोंग टोंग के साथ रहो, ठीक है। टोंग टोंग तुरंत खुश हो गई। डैडी सच में, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, तुमने उसका छोटा सा सर रगड़ा, बिल्कुल सच। डैडी के लिए टोंग टोंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा टोंग टोंग अब खाओ। जल्दी ही डिशेज आ गई। तुम एक हाथ से टोंग टोंग को खिलाते रहे और पूछा, शो की रिकॉर्डिंग कब है? लगभग 3 दिन बाद होगी। तुमने हेड नोट किया, 3 दिन बहुत है। ऐसे करते हैं, इन दिनों कुछ और सॉन्ग्स भी लिखने की कोशिश करता हूँ। ये की बहुत खुश हुई। थैंक्स भाई। तब आनवी ने भी सजेस्ट किया, ये की तुझे इन दिनों प्रैक्टिस करनी होगी, रिकॉर्डिंग से पहले सॉन्ग्स अच्छे से याद कर लेना, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ जानती हूँ भाभी। भाई आज ही सॉन्ग्स लिख दोगे? तुमने आराम से कहा, घर जाकर लिखता हूँ। सब खाना खाकर बिल पे करके घर आ गए। घर आते ही तुम डायरेक्टली लिखने बैठ गए। 2 घंटे बाद तुमने लिखे हुए लिरिक्स और नोट्स के ढेर से दोनों को अलग अलग पेपर्स दिए। मैंने तुम दोनों के लिए कुछ सॉन्ग्स लिखे, देख लो। एंड म्याओई ने सरप्राइज होकर कहा, मेरे लिए भी, कहकर देखने लगी और जितना देखती गई उतना ही मुंह खुलता गया। ये सब तो रैंडमली कोई भी एक उठाओ तो क्लासिक है। ये की ने भी अपने सॉन्ग्स देखे, बहुत सेटिस्फाइड थी, लेकिन फिर एंड म्याओई वाले की थिकनेस देखी तो तुरंत नाराज हो गई। भाई ये तो बिल्कुल अनफेयर है, भाभी के इतने ज्यादा और मेरे सिर्फ ये कुछ। तुमने इरिटेटेड होकर कहा, 4 सॉन्ग्स देना भी बहुत है और सॉन्ग लिखना ब्रेन सेल्स खाता है। भाभी के इसलिए ज्यादा है क्योंकि पहले से ड्राफ्ट थे दिमाग में, नहीं तो इतने कहां से आते। ये की ने यह सुनकर नाराजगी छोड़ी और चुपचाप लिरिक्स पढ़ने लगी। टाइम जल्दी गुजरा। रिकॉर्डिंग वाले दिन सुबह सुबह ही ये की ने तुम्हारा दरवाजा खटखटाया। भाई उठो, जल्दी उठो। तुमने आवाज सुनकर इरिटेटेड होकर सोचा, ये लड़की क्या कर रही है। एंड म्याओई ने तुम्हारे बाहों में से निकलकर कहा, जाओ देखो कुछ हो सकता है। फिर जैसे याद आया सीधे उठकर बैठ गई। अरे हाँ, आज रिकॉर्डिंग का दिन है। ये फैन जल्दी उठो, तुम्हें उसके साथ जाना है। ये की के साथ तुम दोनों जल्दी से शंघाई स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे। स्टाफ के साथ ये की रिहर्सल एरिया में चली गई। रिहर्सल होनी थी इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकते थे, तो पास ही एक ब्रेकफास्ट शॉप में गए। फ्राइड ब्रेड स्टिक्स, बाउजी और सोया मिल्क लिया और आराम से खाने बैठ गए। बाहर बेंच पर बैठकर ब्रेकफास्ट करते हुए आते जाते लोगों को देखते रहे और सोचते रहे कि इस दुनिया में आए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। इस टाइम में बस टोंग टोंग के साथ रहे, अब कुछ और भी करना चाहिए। पिछली जिंदगी में नाम और पैसों के लिए खुद को मशीन की तरह चलाया, आखिरकार खुद को थका थका कर ही गए। इस जिंदगी में वो गलती नहीं करनी। सोचते सोचते ख्याल आया कि इस दुनिया में वेब नॉवेल्स भी कोई खास नहीं है और पिछली दुनिया के जो क्लासिक्स थे वो यहाँ है भी नहीं। नॉवेल्स लिखने के अलावा लाइव स्ट्रीमिंग में सिंगिंग भी कर सकते हैं। धीरे धीरे मन में एक प्लान बनने लगा। शाम के 6 बजे तुम ऑडियंस के साथ हॉल में एंटर हुए और जल्दी से अपनी सीट फाइंड करके बैठ गए। स्टेज पर होस्ट ने माइक उठाकर कहा, यहाँ मौजूद सभी ऑडियंस और टीवी के सामने बैठे सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज फिर एक बार चाइना नेशनल यूथ सिंगिंग कंपटीशन का टाइम आ गया है। ये शांघाई टीवी द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जा रहा शांघाई जोन है। यहाँ आने के लिए आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ होस्ट शाओ यांग। होस्ट के इंट्रोडक्शन के साथ कंटेस्टेंट्स एक एक करके स्टेज पर आते गए। जो एलिमिनेट हुए वो डिसअपॉइंटेड फेस लेकर गए, जो रहे वो खुशी से झूम उठे। जल्दी ही होस्ट ने कहा, अच्छा अब अगले कंटेस्टेंट ये ची को स्टेज पर इनवाइट करते हैं, देखते हैं वो हमारे लिए क्या गाना लाई है। ये ची स्टेज पर जाकर रेडी हुई, फिर म्यूजिक प्ले करने वाले स्टाफ को हेड नोट किया। ये सॉन्ग उसने कल एंड म्याओई की कंपनी में रिकॉर्ड किया था। म्यूजिक बजा और उसकी और आपस में बोलने लगे, ये सॉन्ग इतना अच्छा क्यों है, नेम क्या है इसका, ऑनलाइन मिलेगा क्या? मैंने सर्च किया था, नहीं मिला, शायद अभी रिलीज नहीं हुआ। स्टेज के पास बैठे तीनों जजेस भी थोड़े सरप्राइज्ड हुए। लियू हुआ ने लियू योहुआ की तरफ देखकर पूछा, यू हुआ तुम्हें क्या लगता है ये की कंटेस्टेंट कैसी है? लियू योहुआ ने सीरियस फेस बनाकर कहा, बहुत पोटेंशियल है इसमें। पास में बैठी चेनी ने भी कहा, मेरा भी यही मानना है, इस कंटेस्टेंट की सिंगिंग काफी अच्छी है, प्रैक्टिस करती रही तो अगली एंड म्याओई बन सकती है। सब डिस्कस कर रहे थे और पर आया। थैंक यू ये की कंटेस्टेंट का बहुत बहुत शुक्रिया इतने पॉजिटिव सॉन्ग के लिए। बताइए इस सॉन्ग का नाम क्या है? ये की ने माइक पकड़कर जवाब दिया, इस सॉन्ग का नाम है बारिश में चलते रहो। होस्ट ने हेड नोट किया, बहुत खूबसूरत नाम है। अब जजेस का स्कोरिंग राउंड। लियू हुआ ने ईगरली माइक उठाकर पूछा, मैं ये की कंटेस्टेंट से पूछना चाहता हूँ, ये सॉन्ग तुम्हारा ओरिजिनल है? ये की ने हेड नोट किया, हाँ ये सॉन्ग मेरा भाई, ये फैन ने मेरे लिए लिखा है। लायू वेहुआ ने आगे पूछा, ये फैन का नाम तो सुना नहीं, कोई पेन नेम है उनका? ये की ने स्माइल किया, एक्चुअली भाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं है, वो अभी शांघाई यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। लायू हुआ ने सरप्राइज होकर कहा, मैं अभी भी शॉक्ड हूँ, टाइम नहीं है, नहीं तो तुम्हारे भाई से मिलना चाहता। खैर बाकी सब छोड़ो, मैं 10 में 10 दे रहा हूँ। ये की झुककर कहा, थैंक यू लियू हुआन सर। लियू युआई हुआ ने भी स्माइल करते हुए कहा, मुझे भी कुछ कहने की जरूरत नहीं। 10। चैन ई थोड़ा स्ट्रिक्ट था, दोनों ने बोल दिया तो मैं बोलता हूँ। ये की तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन वॉइस को और पॉलिश करना होगा, मैं 9 दे रहा हूँ। ये की ने झुककर कहा,
थैंक यू चेनी सर। इसके बाद दोनों भाई बहन कार में बैठकर जिनमाओ कमर्शियल स्ट्रीट की तरफ निकल गए। हैनाई एंटरटेनमेंट के बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में एन म्याओई और बाकी सभी ने ये की का परफॉर्मेंस देखा था। चेन जिंग बोली, म्याओई, मुझे लगता है ये फैन की बहन ने बहुत अच्छा किया, क्या हम उसे कंपनी साइन कर सकते हैं? लिu यान ने भी एग्री किया, हाँ म्याओई जी, हमारी कंपनी को अभी न्यू टैलेंट की जरूरत है, अगर वो आ जाए तो प्रेशर कम हो जाएगा। एन म्याओई ने स्माइल करते हुए कहा, बिल्कुल, ये की का भी यही प्लान है। चेन जिंग ने खुश होकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर एन म्याओई थोड़ी इनवर्डली सैड हुई, बस अफसोस है कि ये फैन डेब्यू नहीं करना चाहता, वरना और भी अच्छा होता। लिu यान ने क्यूरियस होकर पूछा, म्याओई जी, तुम भाई को डेब्यू क्यों करवाना चाहती हो? वो हैंडसम जरूर है लेकिन प्रोफेशनली ट्रेन तो नहीं है। चेन जिंग ने भी एग्री किया, हाँ, ये फैन डेब्यू करेंगे तो बस लुक्स पर चलेंगे, कोई रियल टैलेंट नहीं होगा। एन म्याओई ने कहा, मैं जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, ये फैन एक रियल टैलेंट है। तुम लोगों ने अभी अभी सुना ना ये की का सॉन्ग, वो ये फैन ने लिखा है। लिu यान की आंखें खुल गईं, हाँ याद आया, लेकिन सॉन्ग लिखना और गाना दो अलग बातें हैं म्याओई जी। एंड म्याओई ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये फैन गाता है और उसकी सिंगिंग टॉप लेवल है, जेन्युइनली। चेन जिंग ने सरप्राइजिंगली पूछा, सच में? एंड म्याओई ने इरिटेटेड होकर कहा, बिल्कुल सच, मैं तुम्हें झूठ बोलूंगी क्या? फिर पास में खेल रही टोंग टोंग की तरफ देखकर बोली, टोंग टोंग, मम्मी के ऑफिस में जाकर सोफा पर रखा बैग ले आओगी। टोंग टोंग को ये मिशन खुशी खुशी एक्सेप्ट हुआ। छोटे छोटे लेग्स तेजी से दौड़ते हुए गई और जल्दी ही बैग लेकर आ गई। मम्मी, टोंग टोंग ले आई। एंड म्याओई ने बैग लेते हुए झुककर टोंग टोंग के चीक पर किस किया। थैंक यू टोंग टोंग। टोंग टोंग खिलखिलाई, मम्मी को थैंक यू नहीं बोलते। एंड म्याओई ने बैग से कागजात निकाले, ये सॉन्ग्स ये फैन ने मेरे लिए लिखे हैं, तुम म्यूजिक समझती हो, देखो अच्छे है ना? चेन जिंग ने देखा और इरिटेटेड होकर बोली, अच्छे क्या, ये सॉन्ग्स रैंडमली कोई एक उठाओ तो हिट है, और ऊपर से देखकर लगता है जैसे तुम्हारे लिए ही बने। उसी मोमेंट कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और तुम और ये की अंदर आए। टोंग टोंग ने तुम्हें देखते ही एक्साइटेडली चिल्लाई, डैडी, फुप्पो, तुम लोग आ गए। तुमने एन म्याओई की गोद से टोंग टोंग को उठा लिया। बिल्कुल, हमारी टोंग टोंग की याद आ रही थी इसलिए आ गए। टोंग टोंग ने डैडी को मिस किया। टोंग टोंग ने खिलखिलाकर कहा, बहुत मिस किया। एन म्याओई का काम भी हो गया था, सब साथ में घर वापस आ गए। अगले दिन तुम और एन म्याओई सुबह जल्दी उठे। तुमने उसे गोद में लेते हुए कहा, म्याओई, आज टोंग टोंग को अपने साथ रखो, मैं ये की के साथ कार लेने जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी कार लेनी थी कब से। एन म्याओई ने रिलैक्स होकर कहा, ठीक है तुम जाओ। भाई बहन कॉम्प्लेक्स के बाहर मिले, फिर टैक्सी लेकर शंघाई के सबसे बड़े कार मार्केट पहुंचे। अंदर घुसते ही एक सेल्स गर्ल आई। हेलो, कोई स्पेसिफिक कार देख रहे हो, मैं हेल्प करूं? तुमने पोलाइटली हाथ हिलाया, पहले खुद देखते हैं फिर बताएंगे। सेल्स गर्ल के जाने के बाद ये की ने तुमसे पूछा, भाई कौन सी कार लेनी चाहिए? मुझे तो 5 सीटर चाहिए, स्पोर्ट्स कार नहीं। टोंग टोंग के लिए सोचना पड़ेगा, और तुम्हारे लिए मेरा सजेशन है एमपीवी वैन लेना। ये की ने सोचा, हाँ ठीक है, लेकिन भाई क्या मैं दोनों ले सकती हूँ? तुमने उसकी फोरहेड पर टैप किया, तेरी मर्जी, ऐसा करते हैं एमपीवी वैन, मैं गिफ्ट करता हूँ तुझे, जो तू खुद चलाने वाली है वो तू ले। ये की बहुत खुश हुई, थैंक्स भाई। तुम्हारी सारी बातें पीछे चल रही सेल्स गर्ल ने सुन ली। मन में सोचने लगी, ये दोनों एक्चुअली रिच हैं या बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये की ने स्पोर्ट्स कार्स का एक राउंड लगाया, फिर थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, भाई कौन सी लूं? तुमने सोचकर कहा, मेरे हिसाब से लड़कियों को स्पोर्ट्स कार नहीं लेनी चाहिए, कैडिलैक तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। फिर सेल्स गर्ल की तरफ मुड़कर पूछा, मैं सही कह रहा हूँ ना? सेल्स गर्ल ने थोड़ा सोचकर कहा, एक्चुअली सर, मुझे लगता है लड़कियां भी स्पोर्ट्स कार चला सकती हैं। ये की जो तुम्हारी बात सुनकर थोड़ा मन में उखड़ी थी, सेल्स गर्ल की बात सुनकर एकदम खिल गई। भाई सुना, इस दीदी ने भी बोला लड़कियां स्पोर्ट्स कार चला सकती हैं। तुमने आईब्राउज सिकोड़ी। मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स कार की स्पीड बहुत फास्ट होती है, लड़कियों का ड्राइविंग कंट्रोल उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए सिंपल कार बेहतर है। एक्चुअली तुम फीमेल ड्राइवर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे थे, बस ये स्पोर्ट्स कार बहुत अटेंशन ग्रैबिंग थी। डैडी मम्मी ने विदेश जाने से पहले कहा था लो प्रोफाइल रखना है, और तुम भी उससे एग्री करते थे, इसीलिए जानबूझकर ऐसा बोला। ये चीज पर और भड़की, भाई तुम किसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? मैं बता देती हूँ, ये स्पोर्ट्स कार मैं ले रही हूँ और ये मेरे अपने पैसे हैं, तुम्हारे नहीं। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो सुन, बिलीव कर या मत कर, मैं अभी भाभी को कॉल करके बता देती हूँ कि तू फीमेल ड्राइवर्स को डिस्क्रिमिनेट करता है। ये सुनकर तुम्हें थोड़ा झटका लगा जब उसने अन्यायी का नाम लिया। ये तो काम नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारे पास भी एक किलर मूव था। तुमने कहा मॉम डैड को कॉल करो, अगर वो मना नहीं करते तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। ये सुनकर ये की के दिल में एक जोरदार टेंशन आ गई। उसने सोचा, अरे हाँ, मॉम डैड के बाहर जाने से पहले उन्होंने क्लियरली बोला था कि लाइफ में थोड़ा लो प्रोफाइल रखो, ज्यादा शो ऑफ मत करो। लेकिन ये की को वो स्पोर्ट्स कार बहुत ज्यादा पसंद थी, तो मजबूरी में हिम्मत करके मॉम सुयान को कॉल किया। 2 रिंग्स के बाद सुयान ने कॉल उठाया। हेलो बेटा, आज कैसे याद किया मॉम को? तेरा भाई कैसा है? मैंने सुना उसने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है क्या? ये ची एकदम स्पीचलेस हो गई। मॉम, तुम हमेशा भाई की बात क्यों करती हो? मैं भी तुम्हारी अपनी बच्ची हूँ ना। उधर से सुयान हंसते हुए बोली, अरे वाह मेरी जान, जेलस हो गई। ठीक है, बताओ तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही है? कोई बॉयफ्रेंड बनाया है? अगर बनाया है तो सुन लो, जब तक मैं और तुम्हारे डैड ने उसे प्रॉपर्ली नहीं देखा तब तक उसके साथ बाहर रात नहीं बिताना। गर्ल्स को खुद की केयर करनी होती है। ठीक है। यान की ये सारी बातें तुम दोनों ने सुन ली और तुम मुश्किल से हंसी रोक रहे थे। ये की ने तुम्हारी तरफ एक नजर डाली और फिर मॉम की बात काटते हुए बोली, ठीक है मॉम, समझ गई, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन भाई के साथ कुछ बड़ा हो गया है। ये बोलकर उसने तुम्हारी तरफ देखा और तुम्हें एकदम से फील हुआ कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। सुयान ने यह सुनकर दिल धक से रह गया। बेटा, तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ? सीरियस तो नहीं है ना? तुम मॉम को स्कैर मत कर।
सुयान के पास बैठे ये झेंगो ने भी अपनी फाइल रख दी और नर्वसली उनकी तरफ देखने लगे। ये की ने मॉम की कांपती हुई आवाज सुनी तो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, एक्चुअली गुड न्यूज है, तुम बेकार में वरी कर रही थी। सुयान ने एक लंबी सांस ली। अरे तू पागल है क्या, ऐसे बात करती है, मुझे और तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक दे देती, क्लियरली बोला करना। ये की थोड़ा शर्माते हुए बोली, मॉम सॉरी, माफ कर दो ना। सुयन ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, ठीक है, अब बता भाई के साथ क्या गुड न्यूज है। ये की बोली, मॉम सुनो ध्यान से, ये बात इतनी बड़ी है कि तुम दोनों शायद एकदम से बिलीव नहीं करोगे, लेकिन पहले मुझसे प्रॉमिस करो तभी बताऊंगी। सुयन थोड़ा इरिटेटेड होकर बोली, तू भी ना, ठीक है बोल क्या चाहिए तुझे। ये की ने मन में सोचा ट्रैप में आ गई और डायरेक्टली बोल दिया, ये कंडीशन बहुत सिंपल है, एक्चुअली मैं और भाई अभी कार शोरूम में है, मुझे एक कार बहुत पसंद आई है, लेकिन भाई बोल रहे हैं कि तुम दोनों की परमिशन चाहिए। सुयन चुप हो गई। ये झेंगो ने क्यूरियस होकर पूछा, बेटा कौन सी कार है जिसके लिए हमारी परमिशन चाहिए। डैड एक्चुअली वो कार थोड़ी एक्सपेंसिव है, एक फरारी F8 है, प्राइस अराउंड 380 लाख है। ये झेंगो ये सुनकर एकदम चिल हो गए, इसमें क्या एक्सपेंसिव है, मेरी एक बॉटल की भी प्राइस नहीं है। डैड ने हाँ बोल दिया, अब जल्दी से वो न्यूज बता। ये की ये सुनकर बहुत खुश हो गई। डैड एक काम करते हैं, पहले मैं और भाई कार बाई करते हैं, फिर घर आकर सब बताती हूँ, यहाँ बहुत लोग हैं तो थोड़ा ऑकवर्ड है। ये झेंगो ने सोचा ठीक है, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, ठीक है घर आकर कॉल करना। ये की ने कॉल डिस्कनेक्ट किया, खुशी से कार्ड निकाला और सेल्स गर्ल से बोली, डीडी वो F8 वाली कार्ड स्वाइप करो। सेल्स गर्ल को ऑलमोस्ट यकीन नहीं हो रहा था सीरियसली बाय कर रही हो। ये की ने कॉन्फिडेंटली हाँ बोला। तभी तुमने भी अपना कार्ड निकाला और बोले, मेरे लिए भी एक F8 लो, और वो मिनी वन जो अभी देखी थी, साथ में एक वोल्वो S60 भी। सेल्स गर्ल ने शॉक्ड होकर पूछा, सर आप भी सीरियस हैं। तुमने कामली बोला, हाँ सीरियस हूँ, जल्दी से सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो। सेल्स गर्ल के हाथ थोड़े कांप रहे थे जब उसने दोनों कार्ड्स लिए। थोड़ी देर में सब कुछ डन हो गया और तुम दोनों कमर्शियल स्ट्रीट पर आ गए। सुपरमार्केट से एक बड़ा सा सामान खरीदा और सिक्योरिटी रूम में पहुंचे। तुमने सिक्योरिटी हेड को देखकर बोला, जंग भाई ये सामान यहाँ रख देते हैं, थोड़ी देर में उठा लेंगे। जंग भाई ने रिस्पेक्टफुली कहा, जी ये जोंग यहाँ रख दीजिए। तुम सामान रखकर चले गए तो एक नया सिक्योरिटी गार्ड कंफ्यूज्ड होकर बोला, कैप्टन हमें तो बोला गया था कि यहाँ सामान नहीं रखने देते। जंग भाई ने थोड़ा इरिटेट होकर बोला, वो रूल दूसरों के लिए है, ये दोनों इस पूरी कमर्शियल स्ट्रीट के ओनर हैं, साथ ही हमारी जिनमाओ प्रॉपर्टी के चेयरमैन भी हैं। कुछ नए गार्ड्स ने हैरानी से मुंह खोला, मन में सोचा यार इतने यंग हैं। तुम दोनों जल्दी से अनमियाओ के ऑफिस पहुंचे। टोंग टोंग ने तुम्हें देखा तो छोटे छोटे हाथ फैलाकर दौड़ते हुए आई, डैडी तुम फाइनली आ गए। तुमने झुककर टोंग टोंग को गोद में उठाया और पूछा, टोंग टोंग मम्मी के पास रही तो ठीक से रही ना। टोंग टोंग ने थोड़ा प्राउड फेस बनाते हुए कहा, डैडी टोंग टोंग बहुत अच्छी रही, मम्मी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। तुमने झुककर टोंग टोंग के गाल पर एक किस किया, मेरी टोंग टोंग बहुत अच्छी है। फिर तुम उसे गोद में लेकर सोफा पर बैठ गए। म्याओ ई अभी कार बाय करते वक्त मैंने तुम्हारे लिए भी एक कार ले ली, शौकी वाली सेम मॉडल की है। अनम्याओ ई थोड़ी हैरान हुई, मेरे पास कार है, मेरे लिए क्यों ली? तुम्हारे पास मिनी वन है, खुद चलाने वाली कोई नहीं थी तो मैंने ले ली, तुम वहां नहीं थी तो अभी कार मेरे नाम पर है, जब टाइम मिले तो हम दोनों जाकर ट्रांसफर कर लेंगे। अनम्याओ ई ने कोई ड्रामा नहीं किया, ठीक है मैं रख लेती हूँ। शाम को सब लोग घर वापस आए। ये की घर में घुसते ही बोली, भाभी थोड़ी देर में मॉम डैड से वीडियो कॉल करनी है, तुम भी साथ चलो। अनम्याओ ई थोड़ी हेसिटेंट हुई, जा तो सकती हूँ लेकिन अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आई तो। तुमने उसके माथे पर हल्की थपकी दी, टेंशन मत लो, मॉम डैड तुम्हें देखते ही पसंद करेंगे और तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, प्लस उनकी एक प्यारी सी ग्रैंड डॉटर भी दे दी। अनम्याओ ई ने सोचा और बोली, ठीक है चलो, लेकिन दिल में थोड़ी घबराहट तो थी। ये की ने फोन निकाला और वीडियो कॉल इनवाइट भेजा। 2 रिंग्स के बाद कॉल कनेक्ट हो गई। बेटा बोलो भाई के साथ क्या हुआ था? मॉम पहले तुम और डैड थोड़ा रेडी हो जाओ, सुनकर एकदम से शॉक लग सकता है। सुयन थोड़ा इरिटेटेड होकर बोली, बोल दे तू, तेरी मॉम और डैड ने बहुत कुछ देखा है लाइफ में। ये झेंगुओ ने भी साथ दिया, तुम्हारी मॉम सही बोल रही है, हमने बहुत कुछ देखा है, जल्दी बोल। ये की ने गला साफ किया, मॉम डैड ध्यान से सुनो, तुम्हारी ग्रैंड डॉटर है और वो 3 साल की भी हो गई है। कैसा लगा? बिलीव नहीं हो रहा ना? सू यान और ये झेंगुओ पहले एकदम से चौंक गए, फिर सोचा ये हो नहीं सकता, ये की जरूर उन्हें फूल बना रही है। सू यान ने डांटते हुए कहा, तू पागल है क्या? ये जोक बिल्कुल फनी नहीं है। ये झेंगुओ भी बोले, तुम हम दोनों को फूल बना रही हो ना, ये जोक बिल्कुल अच्छा नहीं है, बस एक कार खरीदनी थी उसके लिए इतना ड्रामा। ये की बहुत हेल्पलेस फील हुई, सच में मैं झूठ नहीं बोल रही, अगर यकीन नहीं तो लाइव देख लो। ये बोलकर वो उठी और टोंग टोंग के पास गई जो कार्टून देख रही थी। टोंग टोंग देखो इस स्क्रीन पर कौन है? टोंग टोंग और स्क्रीन पर दिख रहे चुयान और ये झेंगुओ एक दूसरे को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे। चुयान और ये झेंगुओ के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। तभी टोंग टोंग ने कहा, गूगू ये कौन है? क्या ये डाड़ा डाड़ी है? ये की थोड़ा सरप्राइज हुई, फिर टोंग टोंग का सिर सहलाते हुए बोली, हाँ यही तुम्हारे डाड़ा डाड़ी हैं। टोंग टोंग इन्हें हेलो करोगी? टोंग ने क्यूट सा हाँ बोला और स्क्रीन पर देखते हुए अपनी स्वीट लिटिल वॉइस में बोली, डाड़ा डाड़ी आपको नमस्ते, मेरा नाम टोंग टोंग है। सुयान और ये झेंगुओ का दिमाग उस वक्त कंप्लीट ब्लैंक था, लेकिन जैसे ही टोंग टोंग की वो स्वीट लिटिल वॉइस सुनी तो दोनों का दिल एकदम पिघल गया। काफी देर बाद दोनों को होश आया। सुयान ने जल्दी से पूछा, बेटा ये बच्ची तेरे भाई की है? ये की ने हंसते हुए कहा, हाँ ये भाई की बेटी है, तुम्हारी ग्रैंड डॉटर, इसका नाम ये जी टोंग है। तभी टोंग टोंग ने बोला, डाड़ा डाड़ी तुम कहाँ हो? क्या तुम टोंग टोंग के साथ खेलने आओगे? टोंग टोंग को आज तक कभी डाड़ा डाड़ी नहीं मिले, बाकी सब बच्चों के डाड़ा डाड़ी उनके साथ खेलते हैं लेकिन टोंग टोंग के नहीं थे।
सुयान ये सुनकर एकदम इमोशनल हो गई। हाँ हाँ मेरी जान, नानी कुछ दिनों में आकर तुम्हारे साथ खेलेगी। ये झिंगुओ भी बोले, हाँ मेरी बच्ची, कुछ दिनों में नाना गिफ्ट्स लेकर आएगा तुम्हारे लिए। ये की ने बीच में बोला, वैसे मॉम डैड, मुझे पता है अभी तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये सब भाभी से ही पूछो। दोनों का दिमाग अभी भी थोड़ा नम था, लेकिन ये की बात सुनकर एक साथ बोले, ठीक है। वो भी जानना चाहते थे कि हुआ क्या। ये की उठकर अनम्याओ यी के पास बैठ गई और फोन उनकी तरफ करते हुए बोली, भाभी तुम मॉम डैड से बात करो। अनम्याओ यी ने नर्वसली फोन लिया और स्क्रीन की तरफ देखा। सुयान और ये झिंगुओ ने अनम्याओ यी का वो गॉर्जियस फेस देखा। अनम्याओ यी ने शर्माते हुए कहा, अंकल आंटी आपको नमस्ते, मेरा नाम अनम्याओ यी है। सुयान ने जल्दी से कहा, हेलो बेटा, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। आंटी क्यों बोल रही हो? ये सुनकर अनम्याओ यी ने शर्माते हुए कहा, मॉम डैड आपको नमस्ते। सुयान एकदम खुश हो गई, बस यही तो सही है। जल्दी ही तीनों की बातें बहुत जम गई। दोनों ने अनम्याओ यी से सारी सिचुएशन समझ ली। करीब 1 घंटे की बात के बाद तुम किचन से खाना बनाकर ले आए। खाने की टेबल पर ये की ने डायरेक्टली बोला, भाई मॉम डैड ने कहा है कि वो कुछ दिनों में वापस आ रहे हैं। ये सुनकर तुमने पूछा, तो क्या हमें पहले से विला में शिफ्ट हो जाना चाहिए? बिल्कुल, वहाँ ज्यादा जगह है, इतने लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं होगी। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि मैं भी भाभी की तरह एक बड़ी स्टार बनने वाली हूँ, तो विला में रहना तो बनता है। ये अपार्टमेंट तो बस विजिट करने आ जाएंगे कभी कभी। तुमने सोचकर कहा, ठीक है, थोड़ी देर में कॉल करके उन्हें क्लीन करने के लिए बोल देता हूँ। अनम्याओ यी ने तभी पूछा, तुम जिस विला की बात कर रहे हो वो जिंगे युआन का सबसे बड़ा वाला तो नहीं है ना? ये की ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ वही वाला। भाभी तुम्हें कैसे पता? अनम्याओ यी ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, इसमें सोचने वाली क्या बात है, पूरा जिंगे युआन तुम दोनों का है और मैं वहाँ 1-2 साल रह भी चुकी हूँ। उस कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा विला हमेशा से खाली था और वहाँ टाइम टाइम पर लोग आकर साफ सफाई भी करते थे। वैसे तुम्हारे पास इतना बड़ा विला है तो यहाँ क्यों रह रहे हो? तुम थोड़ा मुस्कुराए। एक्चुअली वो इसलिए कि यहाँ यूनिवर्सिटी के पास है और इतना बड़ा विला अकेले बहुत एम्प्टी लगता है, इसलिए यहाँ रह रहे हैं। तभी एक ही फिर बोली, भाई क्या तुम मेरे लिए एक और एनर्जेटिक सॉन्ग लिख सकते हो? तुमने उसे इग्नोर किया और डायरेक्टली रूम में जाकर कुछ पेपर्स लेकर आए और उसे दे दिए, खुद देख लो, जो पसंद आए चुन लो। ये की ने पेपर्स लेकर सीरियसली पढ़ने शुरू किए। जितना पढ़ती गई उतनी ही हैरान होती गई। अनम्याओ यी भी झुककर देखने लगी। उनके फेस पर भी सरप्राइज क्लियरली दिख रहा था। तुम दोनों की रिएक्शंस देखकर तुम्हें थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। तुम दोनों को इसकी हैबिट डालनी होगी। आगे और भी बहुत कुछ होगा जो सरप्राइजिंग लगेगा। ये सॉन्ग्स तो बस इस थोड़े टाइम में लिखे हैं, आगे भी लिखता रहूंगा। इस तरह टाइम निकलता गया और तीसरा दिन आ गया। मोदो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुयान और ये झिंगुओ एयरपोर्ट से बाहर निकले। दोनों ने तुम्हें कॉल नहीं किया था, वो सरप्राइज देना चाहते थे। ये झिंगुओ चलते चलते बोले, सुनो हम अचानक आ रहे हैं, बच्चों का रिएक्शन कैसा होगा? सुयान मुस्कुराई, डेफिनेटली बहुत शॉक्ड होंगे। वैसे सुनो, शाओ फैन ने हमें कितना बड़ा सरप्राइज दिया है, चुपचाप शादी भी हो गई और इतनी बड़ी बेटी भी हो गई। ये झिंगुओ ने सोचते हुए कहा, हाँ यार, पहले हमने उसकी एक चाइल्डहुड एंगेजमेंट भी फिक्स की थी। सोचा था उनसे मिलवाएंगे, लेकिन मैंने पहले लाओ एन को कॉल किया था तो वो फोन पर बार बार सॉरी बोल रहे थे। इच्चू यान ने क्यूरियस होकर पूछा, क्यों सॉरी बोल रहे थे? ये झिंगुओ ने हेल्पलेसली कहा, बोल रहे थे कि उनकी बेटी का किसी से कुछ हो गया था और बच्चा भी हो गया। उन्हें पहले पता नहीं था। वो बाहर जाकर बच्चा पैदा करके आई और जिस लड़के से था वो अभी तक सामने नहीं आया। सुयान ने एक लंबी सांस ली। बेचारी लाओ आन की बेटी, गलत इंसान मिला उसे। ये झिंगुओ ने हेल्पलेसली हंसते हुए कहा, छोड़ो, हम उनके मामले में कुछ नहीं कर सकते। गाड़ी आ गई, चलो। दोनों डायरेक्टली जिंगे युआन पहुंचे। गेट पर सिक्योरिटी ने दोनों को पहचाना तो रोका नहीं। उस वक्त विला में अनम्याओ यी ऑफिस गई हुई थी, बाकी सब घर पर थे। ये की ऊपर सॉन्ग्स प्रैक्टिस कर रही थी और तुम टोंग टोंग के साथ कार्टून देख रहे थे। तभी विला का डोर खुला। तुमने मुड़कर देखा तो ये झिंगुओ और सुयान थे। तुम जल्दी से उठकर उनकी तरफ गए। मॉम डैड आगे तो कॉल क्यों नहीं किया? मैं लेने आ जाता। टोंग टोंग जल्दी से दादा दादी को हेलो करो। टोंग टोंग एक्साइटेडली चिल्लाई, दादा दादी तुम आ गए? सुयान और ये झिंगुओ ने वार्मली रिस्पॉन्ड किया, हाँ आ गए मेरी जान। फिर तुम्हारी तरफ मुड़कर बोले, तुम्हें लेने की जरूरत नहीं थी और वैसे भी तुम बिजी रहते हो। बताओ हमारी बहू कहाँ है? वो ऑफिस गई है, शाम को आएगी। ये झिंगुओ एक बड़ा सूटकेस खींचते हुए टोंग टोंग के पास आए। मेरी जान देखो डाडा डाडी क्या लाए हैं तुम्हारे लिए। टोंग टोंग खुशी से बोली, दिखाओ डाडा। ये झिंगुओ ने जल्दी से गिफ्ट्स निकाले। 1 मीटर से बड़ा जायंट पैंडा, बारबी डॉल्स और छोटे छोटे एनिमल्स के स्टफ टॉयज। टोंग टोंग इन सबको देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई और ये झिंगुओ के गाल पर एक बड़ी सी किस दी। थैंक यू डाडा। ये झिंगुओ टोंग टोंग को इतना खुश देखकर खुद भी बहुत हैप्पी हो गए। तभी सुयान टोंग टोंग के पास झुककर बोली, मेरी जान सिर्फ डाडा को थैंक यू, दादी ने भी तो बहुत हेल्प की थी। टोंग टोंग ने तुरंत मुड़कर सुयान के गाल पर भी बड़ी किस दी। थैंक यू दादी। ऊपर प्रैक्टिस कर रही। ये की भी नीचे आ गई। ये झिंगुओ और सुयान को देखकर वो भी शॉक्ड हो गई। मॉम डैड आए तो कॉल कर देते, मैं भाई के साथ लेने आ जाती। सुयान ने हैंड वेव करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, हम खुद आ गए। तू तो सॉन्ग्स प्रैक्टिस कर रही थी ना, तेरा टाइम वेस्ट होता। ये झिंगुओ ने भी कहा, हाँ बेटा तुझे सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है ना, जितनी प्रैक्टिस करेगी उतना बेटर है, चैंपियन बनने के चांसेस बढ़ेंगे। टोंग टोंग एक्साइटेडली बोली, गू देखो दादा दादी कितने सारे टॉयज लाए हैं मेरे लिए। ये की ने टोंग टोंग का सिर प्यार से सहलाया। सच में टोंग टोंग को अच्छा लगा। टोंग टोंग ने जोर से हाँ में सिर हिलाया, बहुत अच्छा लगा। टोंग टोंग को फाइनली दादा दादी मिल गए जो साथ रहेंगे। ये कहकर वो अपने टॉयज अरेंज करने लग गई। ये झिंगुओ उसे टॉयज उसके रूम तक ले जाने में हेल्प करने लगे। तुमने तभी पूछा, वैसे मॉम डैड कितने दिन रुकोगे? ये झिंगुओ ने कहा, बाहर का सब सेटल हो गया है, अब अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई तो इंडिया में ही रहेंगे।
साथ ही अपनी प्यारी ग्रैंडडॉटर के साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे। टोंग ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गई। सच में दादा दादी तुम नहीं जाओगे? सुयान ने हंसते हुए कहा, हाँ मेरी जान, अब दादा दादी हमेशा टोंग के साथ रहेंगे। फिर ये जेंगो और सुयान टोंग के साथ बिजी हो गए। ये की ऊपर प्रैक्टिस करने चली गई और तुम अकेले लिविंग रूम के सोफा पर बैठे रहे। शाम को अनम्याओ यी वापस आई। घर में घुसते ही ये जेंगो और सुयान दिखे। मॉम डैड आ गए। सुयान खुशी से उठकर आई और अनम्याओ यी का हाथ पकड़कर सोफा पर बैठ गई। म्याओ यी, थैंक यू, इस नालायक के लिए इतनी प्यारी बच्ची दी और अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। इतने साल बहुत तकलीफ उठाई तुमने। अनम्याओ यी ने जल्दी से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मॉम कोई बात नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। कैसे नहीं हुई? बच्चा पैदा करना कितना मुश्किल होता है ये मुझे पता है, और फिर इतने साल अकेले टोंग को संभाला। तुम निश्चिंत रहो, अब हम तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। अगर ये लड़का कभी तुम्हें तकलीफ दे तो सीधे हमें बताना, मैं और तुम्हारे डैड इसकी क्लास लेंगे। ये झिंगो ने भी साथ दिया। तुम्हारी मॉम सही बोल रही है, ये तुम्हें कुछ भी बोले तो हमें बताना। अनम्याओ यी को उस मोमेंट में बहुत अच्छा फील हुआ। मन में सोचा कितने अच्छे इन-लॉज मिले हैं। ठीक है मॉम डैड, समझ गई। और फिर तुम्हारी तरफ मुड़कर एक प्लेफुल लुक दिया। दिन गुजरते गए और जल्दी ही ये की सेकंड रिकॉर्डिंग का दिन आ गया। अनम्याओ यी को ऑफिस जाना था, इसलिए वो नहीं आ सकती थी। बाकी सब ये की को चीयर करने गए। स्टेडियम में घुसते ही रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी थी। तुम पेरेंट्स के साथ टोंग को गोद में लेकर एक जगह बैठ गए। एक एक करके सब परफॉर्मर्स परफॉर्म करते गए और फाइनली ये की बारी आई। वो स्टेज के सेंटर में आई और स्माइलिंग फेस के साथ बोली, तीनों जजेस और सभी ऑडियंस को नमस्ते, मेरा नाम ये की है। आज मैं आपके लिए ए डाओ गाना परफॉर्म करूंगी। ऑडियंस में लोग आपस में बात करने लगे। ये सॉन्ग सुना है किसी ने? लगता है फिर कोई नया सॉन्ग है। डेफिनेटली नया है। मैंने अभी फोन पर सर्च किया, मिला ही नहीं। लियू हुआन तीनों ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने भी दिमाग में सर्च किया तो ये सॉन्ग कहीं नहीं था। ये की ने स्टेज पर म्यूजिक टीचर को नोट किया और म्यूजिक स्टार्ट होते ही उसने गाना शुरू कर दिया। ऑडियंस में कुछ लोग चिन पर हाथ रखकर सोचने लगे, कुछ की आंखें भर आई। लियू हुआन तीनों को भी बहुत फील आया। तीनों ने एक दूसरे को देखा। लगता है ये की फिर से आगे जाएगी। लेकिन वो तीनों खुश भी थे। चाइना की म्यूजिक इंडस्ट्री जो सालों से स्टैग्नेंट थी, शायद अब कुछ बड़ा होने वाला था। स्टेज पर ये की आवाज गूंजती रही। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद होस्ट स्टेज पर आया। ये की का शुक्रिया इतने ब्यूटीफुल सॉन्ग के लिए। अब ज्यादा बातें नहीं करता वरना ऑडियंस टोमेटोज फेंकेगी। सीधे स्कोरिंग राउंड शुरू करते हैं। लियू हुआन ने पहले बोला, ये की ने इस बार थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है। ये बताता है कि वो अपने ड्रीम के लिए सीरियसली एफर्ट करती है। ऐसे टैलेंटेड लोग ही म्यूजिक इंडस्ट्री को चाहिए, इसलिए मैं 10 में 10 दे रहा हूँ, पास। लियू युआहुआ भी बोली, इस कंटेस्टेंट ने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। लिन यूजीजू से लेकर ए डियाओ तक कंप्लीटली अलग अलग स्टाइल्स। इसमें मुझे चाइना की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की होप दिखती है। मैं 10 में 10 दे रही हूँ, पास। चलिए हमेशा की तरह स्ट्रिक्ट रहे। मेरे पास कहने को ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रेशर देने के लिए 9 दे रहा हूँ। उम्मीद है आगे और इम्प्रूव करोगी। ये की क्वालिफाई हो गई थी। बाकी परफॉर्मेंसेस देखने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। तुम सोए हुए टोंग को गोद में लेकर पेरेंट्स के साथ स्टेडियम से बाहर निकले। ये की भी जल्दी से पीछे आ गई। सब गाड़ी में बैठे तो चुयान ने केयरफुली टोंग को अपनी गोद में लिया और धीरे से बोली, बेटा बहुत अच्छा किया। इस बार तो हम सबकी आंखें खुल गईं। ये की ने टोंग को वेट न करने के लिए धीरे से जवाब दिया, वो तो है, नहीं तो इतनी प्रैक्टिस किस काम की। ये झेंगो ने क्यूरियस होकर पूछा, वैसे बेटा तुमने जो सॉन्ग गाया वो किसने लिखा? मैंने फोन पर सर्च किया तो मिला नहीं। ये की ने हंसते हुए कहा, हे भाई ने लिखा है। ये सुनकर दोनों थोड़े सरप्राइज हुए। मन में सोचा ये लड़का सॉन्ग्स भी लिखता है। अगर सही याद है तो उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है। लेकिन उन्होंने ज्यादा नहीं पूछा। बच्चे अपनी जिंदगी खुद संभालें, बस सही राह पर हो तो काफी है। जैसे ही एपिसोड ब्रॉडकास्ट हुआ, अगले दिन ये की पूरी तरह वायरल हो गई। उससे रिलेटेड ट्रेंडिंग टॉपिक्स की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस वक्त ये की अभी भी सो रही थी। उसे कुछ पता ही नहीं था। जब वो उठी और फोन देखा तो मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस की भरमार थी। सब बेस्ट फ्रेंड्स के थे। ये की ने ल्यूजियान को कॉल बैक किया। उसने बात करने का मौका दिए बिना ही बोला, ये की तू भी ना हम सबको बताए बिना चुपचाप शो पर चली गई। ये की ने थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर कहा, जियान सॉरी यार, एक्चुअली शो पर जाना लास्ट मिनट डिसाइड हुआ था। सोचा था तुम्हें और लाइंग को भी इनवाइट करूं, लेकिन डर था कि तुम लोग नहीं आओगे। लियो जियान थोड़ा अनॉयड होकर बोली, वो सब छोड़, अब तू फेमस हो गई है, ट्रीट तो बनती है नहीं। तो हम तीनों से फ्रेंडशिप खत्म। फोन में जांग लीइंग की आवाज भी आई, हाँ शाओ की, अब तू स्टार बन गई है, ट्रीट देनी ही पड़ेगी। ये की नेचुरली मना नहीं करने वाली थी, तुरंत एग्री कर लिया। ठीक है, तो फिर लंच टाइम पर कॉलेज गेट पर मिलते हैं, थोड़ी और बातें करके। ये की ने कॉल रखा, जल्दी से लाइट मेकअप किया और नीचे आ गई। भाई भाभी मॉम डैड गुड मॉर्निंग सबको। भाई तुम्हारी कार की कीज दो, आज हॉस्टल की गर्ल्स के साथ लंच पर जाना है। मेरी स्पोर्ट्स कार में सब फिट नहीं होंगे। तुमने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, पहले ही बोला था मत खरीदो, नहीं मानी, अब बोल रही हो फिट नहीं होते। ये की ने डिफेंड करते हुए कहा, तुमने भी तो खरीदी थी, खुद को क्यों नहीं बोलते? वो कार मैंने अपने लिए नहीं खरीदी थी, तुम्हारी भाभी के लिए खरीदी थी, और 2 दिन पहले ट्रांसफर भी हो गई उनके नाम पर। ये की ने मॉम डैड की तरफ देखा, मॉम डैड देखो भाई को। टोंग पास में बैठकर कंफ्यूज्ड फेस बना रही थी। मन में सोच रही थी, डैडी और गुगू में क्या हो गया, इतने बड़े होकर भी झगड़ रहे हैं। ये झेंगो ने बस सिर हिलाया। सू यान ने डायरेक्टली डिसीजन सुना दिया, बस करो तुम दोनों। शफैन कीस दे अपनी एमए को, इतने बड़े हो गए हो,
डैड भी बन गए हो, थोड़ा तो अपनी छोटी बहन को समझो। यकी ने खुशी से कीज ले ली, फेस पर एक प्राउड स्मग एक्सप्रेशन था और फिर एकदम से भाग गई। यकी ने कार कॉलेज के पास पार्किंग में पार्क की और वॉक करते हुए हॉस्टल पहुंच गई। ल्यूजी तीनों वहां पहले से थी। ये की को देखते ही तीनों उठकर उसे बेड पर खींचकर बैठा दिया। ये की को समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। बैठने के बाद तीनों उसे बिना कुछ बोले एकटक घूरने लगे। थोड़ी देर में ये की को ऑकवर्ड फील होने लगा। यार क्या हो रहा है, कुछ बोलना है तो बोलो ना। ल्यूजी यान ने पहले मुंह खोला। शाओकी, तूने पहले बोला था कि ग्रेजुएशन के बाद डेब्यू करेगी, तो अब सडनली पहले क्यों? जंग लीइंग ने भी साथ दिया। हाँ शाओकी, तुझे हमें क्लियरली एक्सप्लेन करना होगा, वरना। ये बोलकर उसने मुट्ठी बंद करके दिखाई। साओ लिया ने भी फेक सीरियस फेस बनाते हुए कहा, और अगर तू ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। ये ची के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसने हाथ ऊपर उठा दिए। ठीक है बताती हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि हम सब बफे खाने गए थे ना, वहां मेरा भाई और मेरी नीस मिल गई, और उसकी मॉम यानी मेरी भाभी ने हाल ही में एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोली है। वो कंपनी नई है तो अभी बस भाभी ही उसमें आर्टिस्ट है। तो मुझे आइडिया आया और मैं भी ज्वाइन हो गई। साथ में सिंगिंग कंपटीशन में भी रजिस्टर कर लिया। तीनों को सब समझ आ गया, लेकिन तभी झाओ लिया ने मैं पॉइंट पकड़ लिया। रुक, तूने बोला भाभी आर्टिस्ट है, सीधे बता कौन है वो? अगर आर्टिस्ट है तो हम जरूर जानते होंगे। जंगलिंग और ल्यूजियान को भी ये बात हिट हुई। तीनों ये की को घूरने लगी। ये की को तब रियलाइज हुआ कि उसने बहुत बड़ी स्लिप कर दी, लेकिन उसने सोचा इन्हें पता तो चलना ही था, जल्दी हो या देर से। सोचकर बोल दिया, मेरी भाभी करंट टॉप एक्ट्रेस और सिंगर एनम्याओ यी है। तीनों के मुंह इतने खुले कि लिटरली एक एप्पल अंदर जा सकता था। थोड़ी देर बाद होश आया तो तीनों एक साथ बोलने लगी। शाओकी, सच बोल रही है? तेरी भाभी रियली एनम्याओ यी है? तू हमें फूल तो नहीं बना रही ना? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अगर तेरी भाभी एनम्याओ यी है तो मेरी दीदी झंग हुई मीन है। यकीन ने थक कर माथे पर हाथ रख लिया। सच में झूठ नहीं बोल रही यार। तीनों ने एक साथ आई रोल किया। मन में सोचा बिलीव करें तो करें कैसे। ये की ने घड़ी देखी और बोली, चलो यार टाइम हो गया, निकलते हैं। आज मेरे पास पैसे पूरे हैं, जितना मर्जी खाओ मेरी तरफ से। ये सुनते ही तीनों एकदम एनर्जेटिक हो गई। ठीक है तो आज ठीक से खाएंगे, तेरी उस बेवकूफी की सजा भी मिलेगी। चारों हॉस्टल से निकली और जहां ये की ने कार पार्क की थी वहां पहुंची। ये की ने कार अनलॉक की और अंदर बैठ गई। ल्यूजियान तीनों ने आंखें मलकर दोबारा देखा। ये की ने देखा वो तीनों कार को देखती खड़ी हैं। इरिटेट होकर बोली, बैठोगी या नहीं? नहीं बैठना तो खुद ऑटो लो, मैं चलती हूँ। ये सुनकर तीनों जल्दी से अंदर घुस गई और अंदर हर चीज को टच करके देखने लगी। उन तीनों की फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो ये पहली बार था जब वो इतनी लग्जरी कार में बैठी थी। ल्यूजियान को सडनली डाउट हुआ, शाओकी तूने हमारे लिए कहीं से रेंट पर तो नहीं ली ना? वोल्वो का रेंट तो बहुत होगा। ये की चलाते हुए चुप रही। सोचा इन्हें कन्विंस करना तो पॉसिबल नहीं है, इनके सामने हमेशा बहुत सिंपल रही। बेटर है कुछ रियल दिखाते हैं। उधर एनम्याओ यी ने ये की के सॉन्ग्स ऑफिशियली रिलीज कर दिए थे, जिसने मार्केट में अच्छा खासा हलचल मचा दी। रिलीज होते ही डाउनलोड्स 20 लाख क्रॉस कर गए और बढ़ते जा रहे थे। इस शॉकिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए बड़ी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनीज ने ये की का पोटेंशियल स्मेल कर लिया और अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि किसी भी तरह ये की का कॉन्टैक्ट ढूंढो। जल्दी ही उन्होंने कनेक्शंस यूज करके कॉन्टैक्ट निकाल लिया, जिसमें वॉन्चिंग एंटरटेनमेंट भी थी। उस वक्त ये की को इस सब का कोई आइडिया नहीं था। वो कार चलाते हुए एक हाई एंड रेस्टोरेंट पर रुकी। गाड़ी से उतरते ही ल्यूजियन तीनों की आंखें चौड़ी हो गई। अगर उन्हें सही याद है तो यहाँ पर पर्सन मिनिमम 5000 है। जंगलिंग ने नर्वसली पूछा, शाओकी तू यहीं ले जाएगी हमें? ये की ने आंख मारते हुए कहा, हाँ यहीं, सुबह बोला था ना बड़ी ट्रीट दूंगी। ल्यूजियन हैरान होकर बोली, तूने लॉटरी जीती है क्या? ये की ने हैंड वेव करते हुए कहा, मान लो लॉटरी ही जीती है, चलो अब। ये बोलकर तीनों को खींचते हुए अंदर ले गई। वेटर ने उन्हें एक टेबल पर बैठाया। ये कीने में मेनू लेकर ल्यूजियन को दे दिया। जाओ लिया ने मेनू लिया और ल्यूजियन और जांग लीइंग ने झुककर देखा। तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इन तीनों ने इतना एक्सपेंसिव खाना पूरी लाइफ में कभी नहीं खाया था। सबसे सस्ती चीज भी 150 से ऊपर थी। तीनों ने सबसे बेसिक स्टेक ऑर्डर किया और मेनू ये की को दे दिया। ये की ने मेनू लिया और एकदम कैजुअली ऑर्डर करने लगी। लफिते, वाइन, फुआए ग्रास, कैवियर, ट्रफल और कुछ सी फूड डिजर्ट्स। ल्यूजियन तीनों का दिल धक धक कर रहा था। उन्होंने मन में कैलकुलेट किया तो टोटल कई लाख बन रहा था। वेटर के जाने के बाद ल्यूजियन ने कांपते हुए पूछा, शाओकी सच में लॉटरी जीती है क्या? ये की मुस्कुराई, सच बताओ तो तुम यकीन नहीं करोगी। तो सुनो, एक्चुअली मैं एक रिच फैमिली से हूँ, बिलीव करो। जाओली या ने सिर खुजाते हुए कहा, लेकिन दिखती तो नहीं रिच फैमिली वाली, और अगर होती तो हमारे साथ पार्ट टाइम जॉब पर क्यों जाती? ये की बस मुस्कुराती रही, कुछ नहीं बोली। ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि अभी एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था। खाना आ गया और सब खाते खाते बातें करती रही। खाना खाने के बाद ये की ने तीनों को कॉलेज छोड़ दिया और वो पार्किंग की तरफ चल दी। अभी पार्किंग तक पहुंची भी नहीं थी, ये एक मिडिल एज वुमन ने रोका। उस वुमन ने हाथ आगे बढ़ाया, ये मिस, नमस्ते, मैं वॉन्चिंग एंटरटेनमेंट की एजेंट ली हुआन हूं। ये की ने कोर्टेसी के लिए हाथ मिला लिया। बताइए क्या बात है? ली हुआन ने स्माइल करते हुए कहा, एक्चुअली टीवी पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग थी और जो सॉन्ग्स रिलीज हुए उनके डाउनलोड्स भी बहुत इंप्रेसिव हैं। इसलिए हमारी वॉन्चिंग एंटरटेनमेंट आपको साइन करना चाहती है। हम आपको प्रॉपर्ली लॉन्च करेंगे, आप नेक्स्ट एनम्याओ बनेंगी। ये की को तब रियलाइज हुआ, वॉन्चिंग एंटरटेनमेंट यही तो वो कंपनी है जहां से भाभी को निकाला गया था, जिसे भाई ने बाहर का रास्ता दिखाया था। क्या कोइंसिडेंस है? ये की ने सोचकर कहा, सॉरी एजेंट, अभी मेरा किसी कंपनी को ज्वाइन करने का कोई प्लान नहीं है, बस कंपटीशन पर फोकस करना है। ली हुआन थोड़ी सरप्राइज हुई, लेकिन ये मिस, हमारी कंपनी ज्वाइन करने से आपको शॉर्टकट मिलेगा। और एक बात,
अगर आप ज्वाइन करती हैं तो आपको अनम्याओ ई के कॉन्सर्ट में ओपनिंग सिंगर का चांस मिलेगा। उसे लग रहा था कि अनम्याओ ई के कंपनी छोड़ने की खबर बाहर नहीं गई, इसलिए इस ऑफर से ये की को ट्रैप कर सकती है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये की उन चंद लोगों में से है जिन्हें पूरा सच पता है। ये की को सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कंट्रोल किया। उसने सरप्राइज का एक्ट किया। अरे अनम्याओ ई का कॉन्सर्ट, वो तो इतने महीनों से स्क्रीन पर नहीं दिखी, तो क्या कॉन्सर्ट प्रिपेयर कर रही थी। लाइव वन ने प्राउडली सिर उठाया। हाँ, कंपनी ने नए टैलेंट के लिए अनम्याओ ई से डील की है। जो भी नया टैलेंट रिसेंटली ज्वाइन करेगा उसमें से एक दो को कॉन्सर्ट में स्टेज पर परफॉर्म करने का चांस मिलेगा। ये की वॉन्शिंग की इस शेमलेसनेस से लिटरली स्पीचलेस थी। भाभी कंपनी छोड़ चुकी है और ये लोग अभी भी उनका नाम यूज करके नए लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। ये की एक भी एक्स्ट्रा वर्ड बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी पोलाइटली बोली, सॉरी, फिलहाल ज्वाइन करने का कोई प्लान नहीं है। ये कहकर पार्किंग की तरफ चलने लगी। ली हुआन ने सोचा ये जाने नहीं देनी, इतना टैलेंट इजीली नहीं मिलता। उसने पीछे से आकर फिर बोला, ये मिस, क्या आप अनम्याओ ई के साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहती? ये की ने उसे इग्नोर किया। कार के पास पहुंची, दूर खोला, अंदर बैठी, विंडो रोल डाउन की, ली हुआन की तरफ देखा और बोला, तुम्हारी कंपनी की शर्मनाकता की कोई लिमिट नहीं है। किसी को फोर्स करके बाहर निकाला, अब भी उनका नाम यूज करके लोगों को फंसा रहे हो। इतनी गंदी हरकत करते हो, कर्मा से डर नहीं लगता? ये बोलकर विंडो बंद की और कार निकाल ली। पीछे ली हुआन कंफ्यूज सी खड़ी रह गई। काफी देर बाद होश आया तो उसने जल्दी से लिu यांग को कॉल किया। लिu यांग ने कॉल उठाते ही पूछा, ये की को साइन किया? ली हुआन ने हेल्पलेसली कहा, लिu जोंग। वो बिल्कुल मानी नहीं और लगता है उसे अनम्याओ ई के कंपनी छोड़ने की बात पता है। लिu यांग को झटका लगा, कैसे पॉसिबल है? ये बात तो सिर्फ इंटरनल लोगों को पता है, बाकी कंपनी के आर्टिस्ट को भी नहीं पता। तूने तो बता दिया होगा। लिu यांग घबरा कर बोली, लिu जोंग, मैंने कुछ नहीं बताया, बस कॉन्सर्ट वाला ऑफर दिया था। लिu यांग ने थ्रेटन करते हुए कहा, ठीक है, एक बार मान लेता हूँ, लेकिन अगर तूने मुझसे झूठ बोला तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तेरा करियर खत्म, कंप्लीट बैन। लिu हुआन ने कांपते हुए कहा, लिu जोंग, समझ गई, मैंने सच में कुछ नहीं बताया। लिu यांग ने कहा, ठीक है, अभी काम है, रखता हूँ। कॉल रखने के बाद पास बैठी एक छोटी एक्ट्रेस ने देखा लिu यांग का फेस डार्क हो गया तो नखरे से पूछा, लिu जोंग, क्या हुआ? कौन है जिसने आपको इतना अनॉयड किया? लिu यांग ने स्लोली इविल स्माइल करते हुए कहा, कोई नहीं, तू है ना, आज तेरे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करता हूँ। ये कहकर उसकी तरफ झुक गया। उधर ये की का मूड वॉन्शिंग की वजह से कंप्लीटली ऑफ हो गया था। वो सीरियसली फेस लेकर घर पहुंची और सोफा पर बैठ गई। अनम्याओ ई को देखकर बोली, भाभी, आज क्या हुआ पता है? अनम्याओ ई ने स्माइल करते हुए पूछा, क्या हुआ? किसी ने कुछ किया क्या? ये की ने गुस्से में कहा, वॉन्शिंग एंटरटेनमेंट वालों ने मिलकर आज माथा खराब कर दिया। सीरियसली इतनी शेमलेस कंपनी पहली बार देखी। सुयान ने कहा, वॉन्शिंग ने तुझे अप्रोच किया, उन्हें रिजेक्ट कर दिया ना, इतना गुस्सा क्यों? अनम्याओ ई ने पूछा, भाभी, गुस्सा सिर्फ अप्रोच करने से नहीं आया ना, क्या बोला उन्होंने? ये की ने और ज्यादा इरिटेट होकर कहा, वो बोल रहे थे कि अगर उनकी कंपनी ज्वाइन करूं तो तुम्हारे कॉन्सर्ट में ओपनिंग परफॉर्म करने का चांस मिलेगा। ये सुनते ही तुम्हारा और अनम्याओ ई का एक्सप्रेशन दोनों डार्क हो गए। ये जेंगो और चुयन कंफ्यूज थे, उन्हें इस सब का बैकग्राउंड नहीं पता था। जीसुयन ने पूछा, म्याओ ई तो उस कंपनी में है नहीं, तो उन्हें कॉन्सर्ट के बारे में कैसे पता? ए ची ने कहा, मॉम, एक्चुअली पूरी स्टोरी ये है। ये ची ने सब स्टार्ट से एंड तक एक्सप्लेन किया। जीसुयन और ये जेंगो सुनकर बहुत गुस्से में आ गए। तभी तुमने कहा, म्याओ ई, तुम बताओ इस मैटर को कैसे हैंडल करना है। अनम्याओ ई ने कुछ देर सीरियसली सोचा, लेकिन कुछ बोले बिना अकेले ऊपर चली गई।